रूप में आपको दिखाई देता है। तो यही तो अर्थव्यवस्था को चला रहा है, बाकी तो एक खपत हो गया। तो जीबीए में हम लोग एक तो सेक्शन बाय सेक्शन देखते हैं, यानी हमको अगर अर्थव्यवस्था के कृषि क्षेत्र का जानना है तो वो कौन डाटा देगा, जीबीए देगा। इसलिए आप अभी इकोनॉमिक सर्वे पढ़ रहे हैं तो जीएसवीए हर जगह दिखाई देगा। जीएसवीए क्यों दिखाई देगा, क्योंकि स्टेट में उस सेक्टर को देख रहे हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर को देख रहे हैं, सेकेंडरी सेक्टर को देख रहे हैं और टर्सरी सेक्टर को देख रहे हैं। देखिए थोड़ा सा हो सकता है पेचीदा लगे क्योंकि अभी भी नया नया है। अच्छा सिंपल सा बात है, जीडीपी मतलब क्या हुआ, उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवा का कुल मौद्रिक मूल्य। क्या इसमें हम जोड़ रहे हैं कि कृषि का है, क्या हम जोड़ रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर का है, क्या हम जोड़ रहे हैं सर्विस का है, नहीं जोड़ रहे। हम लोग सामूहिक काम कर रहे हैं, क्योंकि सारा काम सेवा में क्या हो गया, वस्तु बनाए उसको बाजार तक पहुंचाने का काम जो ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा हो रहा है तो वो भी तो सर्विस सेक्टर में है, हम उसको अलग करके थोड़ी देख रहे हैं। लेकिन जीबीए में अलग अलग करके देखेंगे, इसलिए तो हम सिर्फ मेन वैल्यू को रख रहे हैं, बाकी वैल्यू को घटा दे रहे हैं। और अगर आपको सेक्टर बाय सेक्टर निकालना है तो आपको जीबीए का सहारा लेना पड़ेगा, जीडीपी का नहीं। तो सारा इकोनॉमिक सर्वे में आपका जीबीए 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 शब्द यूज किया गया है। बात समझ में आया? ठीक है। एक होता है नेट कंसेप्ट, जीएनपी एनएनपी सुनते हैं ना, तो नेट कंसेप्ट होता है। नेट कंसेप्ट में तो होता है कि वस्तु जीडीपी माइनस मूल्य ह्रास। मूल्य ह्रास समझते हैं, डिप्रेसिएशन। मूल्य ह्रास नहीं समझते हैं। मूल्य ह्रास मतलब हुआ कि देखिए अगर हम ये गेहूं पीसने वाला मशीन देखे हैं, गांव वाला, रूरल एरिया वाला, जिसको जाता कहते हैं, जाता देखे हैं? हाँ अच्छा टोटो तुम देखी है, तो तुम इतना सीरियस होके क्यों सोच रही है? जाता देखे हैं ना, जाता पर देखिएगा एक बात आप नोटिस कीजिएगा, घर में जब छठ होता था तब हमारे दादी या फिर कॉमनली यूज करते थे, उसमें पीसते हैं, पीसने के बाद जब निकाल लिया जाता है तो 3-4 बार देखिएगा जाता को खोला जाता है, फिर उस पर छेनी से मारा जाता है। वो क्यों मारा जाता है? क्योंकि वो घिस गया है, वो घिस गया है मशीन, और मशीन घिस गया तो क्या उसके मूल्य को नहीं जोड़ेंगे हम लोग? जोड़ेंगे ना, ये बात भी जरूरी है। एक पिताजी कहते हैं कि बेटी की शादी करने में मेरा चप्पल घिस गया है। चप्पल घिसने का मतलब समझते हैं क्या? बहुत मेहनत की है। हाँ बहुत मेहनत। तो क्या ये बेटी के शादी में ऐड ऑन होगा? तो होगा। चप्पल का वैल्यू तो कॉस्ट जोड़ेंगे ना, अगर हम छोटा छोटा वैल्यू ऐड करने लगे, नहीं जोड़ेंगे क्या? एक माँ बाप जब बेटी का शादी, बेटा का शादी में कोई टेंशन नहीं अभी तक, हाँ बेटा की शादी में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन होगा दिक्कत, जब आने वाला दिक्कत होगा तो इतना ज्यादा दिक्कत होगा, कहेंगे हमारे बेटा के शादी में 2-2 चप्पल घिस गया है। क्या कि निकम्मो लोगों का शादी होगा नहीं आजकल, इसको लेकर निश्चिंत रहें। होगा क्या? अब आप सोच लीजिए, वो नहीं होने वाला है, दुनिया बदल रहा है। खैर यहाँ आते हैं, आप लोग बदल रहे हैं ना, बहुत अच्छा, ज्यादा मत बदल जाएगा, एलियन मत बनिएगा, ऐसे ही रहिएगा। ठीक, तो ये मूल्य ह्रास को भी जोड़ा जाता है आपके कॉस्टिंग में। बात समझ गए? क्योंकि अगर आप अपना लाभ जोड़ रहे हैं ना, अगर आप अपना लाभ जोड़ रहे हैं तो लाभ में इसको घटा देंगे तभी तो कॉस्टिंग निकलेगा, रियल लाभ, रियल प्रॉफिट कब निकल पाएगा? जब हम मूल्य ह्रास को घटा दें। तो यही बात आपके इसमें है, टर्मिनोलॉजी है, इसलिए बता रहे हैं ना ताकि आपको पता चले। टर्मिनोलॉजी का सुन लीजिए। मूल्यवर्धन बता दिए, सकल घरेलू नॉमिनल बता दिए, नॉमिनल और रियल में अंतर बताए कि नहीं बताए? नॉमिनल कहते हैं जो करेंट प्राइस होता है ना, उसको नॉमिनल कहा जाता है। और हाँ मुद्रास्फीति लेके, मुद्रास्फीति हटा के करेंगे तो रियल। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, नेट, नेट कॉन्सेप्ट जिसको कहते हैं, हाँ तो वो बता दिए, ये हो गया। अब कोई है नहीं है, चलिए ठीक, इतना समझ लिए तो अब इकोनॉमिक सर्वे समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। जीडीपी को हम लोग 2 आकार में बांटते हैं। हम लोग बोले थे कि हम लोग एक स्थिर मूल्य पर लेते हैं और एक करेंट प्राइस पर लेते हैं। तो नॉमिनल में हम लोग मुद्रास्फीति जोड़ देते हैं, यानी वर्तमान मूल्य पर जिसका गणना करते हैं उसको
नॉमिनल कहते हैं, और जिसमें अस्थिर मूल्य पर गणना करते हैं उसको रियल कहते हैं। ठीक है, ये हो गया। आगे बढ़े, अब यहां आ जाए, क्योंकि टर्मिनोलॉजी अब आएगा ना तो थोड़ा समझ में आएगा, ज्यादा तो नहीं समझिएगा जब तक इकोनॉमिक्स पूरा ना समझा दें, लेकिन थोड़ा सा समझने के लिए इतना काफी है। अब देखिए यहां आपको हर डाटा जो है इंपॉर्टेंट, हर डाटा, कुछ डाटा है जो अननेसेसरी है, तो ज्यादा डाटा हम लोग क्यों अननेसेसरी वाला याद करेंगे, लेकिन नेसेसरी वाला तो याद करना ही पड़ेगा। आप इंग्लिश वाला सामने रख लीजिए, क्योंकि सेम सेम है दोनों में, एक हिंदी है एक इंग्लिश। मिल गया, और नीचे जाइए, क्लास 1, और नीचे, और नीचे, और नीचे, हाँ यही, यहीं से, ठीक है। आइए यहाँ पे, इसको बड़ा कर दें, दिख रहा है पीछे तक? अब दिख रहा है? क्या हो गया? चलिए आते हैं यहाँ। कह रहा बिहार की अर्थव्यवस्था एक अवलोकन, मतलब इसमें क्या आपको पूरा यूनिट का भी सार दिया हुआ है, जो आपको 13 का 13 यूनिट पढ़ना है वो भी इसमें कंप्रेस किया हुआ है, लेकिन उसके अलावा बिहार की इकोनॉमी को, ओवरऑल इकोनॉमी को देखने का एक नजरिया भी ये प्रस्तुत करता है। ठीक है, पीछे वाले सामने देखिए, कहता है कि 22-23 के त्वरित अनुमानों के अनुसार वर्तमान मूल्य पर बिहार का सकल घरेलू उत्पाद कितना प्रतिशत बढ़ा है? 15.15%। कल देख चुके हैं। और देखिए अब क्या होगा ना कि पीछे से आगे वाला एक रास्ता बनाते चला जाएगा, हेल्प मिलते चला जाएगा। तो ये हमने पढ़ रखा है कि 15.15% की दर से बढ़कर कितना हो गया हमारा जीएसडीपी? 7.5 लाख करोड़ का हो गया। पहला तथ्य हो गया। दूसरा, जबकि वास्तविक सकल राज्य घरेलू उत्पाद 10.6% से बढ़कर कितना हो गया? 4.4 लाख करोड़ हो गया। दो तथ्य तो यही हो गया हमारा। ठीक है, हमने कल ही पढ़ा है कि बिहार का जीएसडीपी करेंट प्राइस पर कितना होगा और कांस्टेंट प्राइस पर कितना होगा। तो ये करेंट प्राइस पर हो गया और ये कांस्टेंट प्राइस पर हो गया। कांस्टेंट प्राइस हम कहां से गणना करते हैं? 2011-12 से गणना, अस्थिर मूल्य पर। ठीक, वही बात बोल रहा है कि अगर जीडीपी अगर 7.5 लाख करोड़ 4.4 लाख करोड़ का है तो इसी आधार पर प्रति व्यक्ति आय भी बदलेगा। ये बात समझिए, हमारा जीडीपी अगर 7.5 लाख करोड़ का है तो उसमें 13 करोड़ से भागा देंगे, जितना निकलेगा उतना हमारे पास आ जाएगा प्रति व्यक्ति आय। तो प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से अगर वर्तमान मूल्य पर जोड़ेंगे तो ये क्या आएगा? 59,637 रुपये आएगा। और अगर कांस्टेंट प्राइस से जोड़ेंगे तो 35,119 रुपये आएगा। कल बता चुके हैं तो बहुत ज्यादा देव तो बताने की जरूरत है नहीं, कल याद कर लिए थे हम लोग ये। ठीक, देखिए अब आप किसी से लड़िएगा ना कि बिहार की अर्थव्यवस्था पिछड़ते चली जा रही है, तो आप बोलिए कहां पिछड़ रहा है? प्रति व्यक्ति आय के मामले में आप पता है कितना कमाते हैं? आप 60,000 के आसपास कमाते हैं, कम कमाते हैं क्या? देखिए ये होता है तथ्यात्मक बात। और आप एक पढ़िएगा, हाँ बिहार इतना बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है? इतना बढ़ रहा है, कितना बढ़, उतना बढ़ रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे बात करेंगे, तो आप में उनमें क्या अंतर है? तो आप तथ्य का सहारा लेंगे। ठीक, आगे बात करते हैं। ये है, देखिए एक बात और समझिए, ये क्या है जो हम अभी पढ़ रहे हैं? ये क्या है? ये इंट्रो है, ये इंट्रो है, पूरे यूनिट का ये इंट्रो है। ठीक, तो यही बात हम लोग कल भी पढ़े थे और आज भी देख लेते हैं। इसमें और क्या कहा गया है? तो कहा गया है कि परिणाम स्वरूप मौद्रिक प्रति व्यक्ति आय की गतवर्ष की अपेक्षा, अच्छा ये तो पढ़ चुके, यहाँ तक हो जाए। हाँ, यहाँ कहते हैं कि राज्य की अर्थव्यवस्था सकल मूल्य वर्धन एवं तृतीय क्षेत्र का योगदान 60% के आसपास है। यहाँ समझिए एक बात और, हाँ अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्र में बांटा गया है? अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में बांटा गया। ये जानते हैं नहीं जानते? ये थोड़ा ज्यादा छोटा हो गया। हाँ अब ठीक है। कौन कौन है? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। ये जानते हैं? जानते हैं। ये है प्राइमरी पी, ये है सेकेंडरी और ये है टर्सरी। ये कह रहा है इकोनॉमिक सर्वे कि बिहार में जो टर्सरी सेक्टर है उसका योगदान कितना है? 60% के आसपास।
और ये दोनों सेक्टर अप्रॉक्स 20 से 21% के आसपास है। अभी देखेंगे, ये सारा देखेंगे। तो हमारे बिहार की इकोनॉमी में सबसे बड़ा एरिया कौन सा है? टर्सरी सेक्टर, तृतीयक क्षेत्र का है, सेवा क्षेत्र का है। ठीक, यही बात यहाँ पर कहा जा रहा है कि प्राथमिक तृतीयक क्षेत्र का योगदान 60% है, प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र का योगदान लगभग 20% के आसपास बैठता है। तो क्या वो अभी नहीं करेंगे, वो जब इकोनॉमी पढ़ाएंगे ना तो उसमें पूछिएगा, क्योंकि ये जब डिस्कस करेंगे ना तो फिर बड़ा हो जाएगा, फिर यूनिट समाप्त होने में 2-2.5 बज जाएगा, फिर कौतूहल होने लगता है दिमाग में, नहीं सवेरे से बैठे हुए हैं, भूख भी लग जाता है ना, लग ही जाता है। बिल्कुल सही, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्योंकि देखिए बैलेंस बनाइए ना तो कई सारे फैक्टर को फिर लाना पड़ेगा, और वो फैक्टर फिर बड़ा होते चला जाएगा। कहता है कि 2022-23 में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर का जो मूल्यवर्धन है, वैल्यू एडिशन है, वो कितना हो रहा है? 6.7%, 6.8% और 13% की वृद्धि हो रहा है। तो बिहार में सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट किसका है? टर्सरी सेक्टर का 13%। लेकिन अगर 6.7% अगर प्राइमरी सेक्टर में अगर ग्रोथ दिखा रहा है तो खराब नहीं। बाबा नींद आ रहा है, जाके घूम के आइए, जाइए घूम के आइए, मुंह धो लीजिएगा। तो ये हम लोग देख रहे हैं कि हमारा, आलोक मोबाइल रखिए, सब पीछे बैठते हैं एकदम यूजेबल, नहीं आपको जरूरत नहीं है, खुला हुआ है सामने, इतना आंख तेज तो है। चोरी करने में जब आगे वाला लिखता था तो हम इतना आंख बड़ा कर लेते थे, और उन्हें कोरोना को बढ़ा के आगे वाला कॉपी दिख जाता था हमको। ये तो बड़का स्क्रीन है। तो हमने देखा प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर में ग्रोथ अच्छा हो रहा है, 7% के आसपास ग्रोथ हो रहा है प्राइमरी और सेकेंडरी का, और 13.0% ग्रोथ हो रहा है, 13% ग्रोथ हो रहा है टर्सरी सेक्टर का। तो भारत की तरह बिहार में भी टर्सरी सेक्टर का योगदान हमारी अर्थव्यवस्था में ज्यादा है। टर्सरी सेक्टर में बिट्टू कौन कौन सा क्षेत्र आता है? नहीं पढ़ा है आपको, हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, लेकिन अगर पता है या नहीं पता ये हम जानना चाहते हैं। कौन कौन क्षेत्र आता है? बैंकिंग सेवा, ठीक। अभी हम लोग जब इस इकोनॉमिक सर्वे को पढ़ रहे हैं तो आपको इसलिए हिंट किए क्योंकि आपको सारा सेक्टर का नाम दिया रहेगा कि प्राइमरी में कौन कौन सेक्टर आता है, सेकेंडरी में कौन कौन सेक्टर आता है और टर्सरी में कौन कौन सेक्टर आता है, तो आपको समझने में लाभ मिलेगा, है ना। तो यही बात बोला जा रहा है। यहाँ फिर आते हैं वर्तमान मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के तौर पर सकल स्थिर पूंजी निर्माण। अब ये सकल स्थिर पूंजी निर्माण क्या होता है तो अभी पढ़ेंगे। अब अस्थिर पूंजी निर्माण का मतलब ही समझिए, वो स्टेबल होगा, यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर में जो शामिल होगा वो स्थिर पूंजी होगा। अस्थिर पूंजी मतलब उसको तुरंत कोलैप्स नहीं किया जा सकता है। जैसे आप वेतन दे रहे हैं तो तुरंत खत्म हो जाएगा, खाना दे रहे हैं तुरंत खत्म हो जाएगा, लेकिन आपको घर बना कर दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा? अस्थिर पूंजी हो जाएगी। सिंपल सा बात है ना, स्थिर पूंजी तो वही होगा। पैसा बहता हुआ धारा है, पैसे को आप रोक नहीं सकते, चाहे कितना बड़ा चुकड़ी बना ले, कितना एकदम एयर टाइट स्टील का चैम्बर बना ले, पैसा जाएगा, बहेगा। पैसा स्थिर नहीं रह सकता। तो वो क्या है? वो कांस्टेंट है या फिर रेवेन्यू है? तो वो रेवेन्यू है, एक्सपेंडिचर में आएगा, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे बोला जा रहा है कि 2022-23 में 4.7% की वृद्धि अनुमानित की गई, यानी हमारे यहाँ जो स्थिर पूंजी निर्माण है वो भी 4.7% के आसपास हो रहा है। एक बात समझिए, जिस राज्य में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की अपेक्षा कैपिटल एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है वो राज्य ग्रो ज्यादा करता है। इसका मतलब समझते हैं? नहीं समझते हैं। मतलब ये है कि अगर हम आपको कमाए और आपको खिलाने में दिन भर लगे हुए हैं, क्या आपका घर विकास करेगा? नहीं करेगा। वो खर्च को कौन सा खर्च बोले? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोले। लेकिन आप कमा रहे हैं और थोड़ा LIC में सेविंग कर लिया गया, थोड़ा जमीन खरीद लिया गया, तो क्या ये किफायती होगा? ये लाभ होगा फ्यूचर में? होगा। तो यही बोला जा रहा है कि सरकार रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की जगह अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर करती हो तो ज्यादा सकारात्मक होगा देश के लिए, राज्य के लिए। बात समझ में आया? इसलिए देखिए कि जिस घर में बचत ज्यादा होता है, जिस घर में बचत ज्यादा होता है वहां विकास ज्यादा होता है, और जिस घर में लोन पर काम होता है वो घर डाउनवर्ड में जाता है। क्यों? क्योंकि वो हमेशा लोन पर आकर ही अपना जीवन यापन करते हैं। और यही बात बोलता हूं, जो इलीट क्लास है ना उनके ऊपर देखिए कर्ज बहुत ज्यादा रहेगा, वो दिखावा करने के लिए खूब कर्ज लेते हैं, खूब कर्ज लेते हैं।
क्योंकि उनको सोसाइटी मेंटेन करना होता है। गरीब को क्या, अरे भाई गमछी रख के भी चला गया कंधा पर तो कौन देख रहा है, कोई नहीं देख रहा है ना। लेकिन अगर एक हीरोइन 2 दिन एक ही कपड़ा पहन ली तो मीडिया में खबर होगा, भाई करीना कपूर के पास तो पैसे नहीं है। आपको पता है अमिताभ बच्चन के साथ एक बार ये घटना हुआ, वो गरीब हो गए थे, उनके पास उनका सारा प्रॉपर्टी ही बैंक के हवाले हो गया था, उनके दरवाजा पर 2 गाड़ी लगा हुआ था मात्र। प्रेस तुरंत आया कि अमिताभ बच्चन गरीब हो गए, दिवालिया हो गए, ये हो गए। तो बेचारे एक डायरेक्टर को कॉल किया कि भाई गाड़ी उड़ी भेजिए नहीं तो मीडिया की जान खा देगा। तब गाड़ी 10 को वहां से भेजा गया। तो उनको दिखाना है, हमको दिखाना है नहीं दिखाना है। हम तो कपड़ा 5 दिन एक ही कपड़ा पहन के चले, कोई नोटिस नहीं करेगा, नहीं ना। आलोक इधर ध्यान। हाँ सर एक सवाल है, ये 2022-23 का डाटा है तो फिर ऐसा क्यों लिखा हुआ अनुमानित है? अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा। अच्छा ये बताइए हमारा फाइनेंशियल ईयर कब का है? अभी अगर सर करंट में चल रहा है तो 23-24। कब से कब महीना? 1 अप्रैल से 31 मार्च। आया 1 अप्रैल। अभी 23 का है ये डाटा। 22, 23, 23, 24, अभी कौन सा चल रहा है? 23, 24। तो अभी पूरा नहीं ना हुआ है, अभी 2 महीना बाकी है ना। ये तो बताए थे शुरू में ही, मतलब बात समझ गया। क्योंकि अनुमानित ही बोलेगा, अब 2 महीना में कुछ भी उलट फेर हो सकता है कोरोना फिर से दौड़ के चला है कि हम बहुत याद कर रहे हैं आपको, कोई पता थोड़ी है। चलिए आगे बढ़े, ये था हमारा मूल डाटा। अब आते नीचे, ये भगवान ऐसे में तो बहुत लेट लग जाएगा। आते हैं यहाँ पर, देखिए आपको शुरुआत अगर बिहार के परिप्रेक्ष्य में करना है तो आपके पास एक अच्छा सेंटेंस होना जरूरी है, और वो सेंटेंस आपको बिहार इकोनॉमिक सर्वे प्रोवाइड करता है। ये देता है, कैसे देता है तो देखिए, कह रहा है कि दशकों में जो तेजी बिहार की आर्थिक विकास में देखी गई है वह राज्य के सामाजिक आर्थिक सूचकों में उल्लेखनीय सुधार के रूप में परिलक्षित होता है। हम कहेंगे बिहार की अर्थव्यवस्था सतत रूप से विकास की ओर अग्रसर है। इस संदर्भ में बिहार के सामाजिक और आर्थिक उन्नति को दिखाइए। तो आप कैसे शुरू करिएगा, तो कहिएगा बिहार के आर्थिक विकास की जो देखा गया हो राज्य के सामाजिक आर्थिक सूचकों के उल्लेखनीय सुधार के रूप में परिलक्षित होता है। अच्छा देखिए, सामाजिक और आर्थिक उत्थान होगा तो अर्थव्यवस्था ग्रो करेगा या नहीं करेगा? करे। वही बात, सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट पड़ रहा है कि हमारा इकोनॉमी डेवलप हो रहा है। ये एक शुरुआत है, ठीक। कहते हैं अपने विकास मूलक पहल के सहयोग देने वाली राज्य सरकार की बजट आकार अधिकतम संभव सीमा तक बढ़ाया है। कहते हैं कि लगातार हमने जब बजट आपको पढ़ा रहे थे तो याद कीजिए कि हमने एक ऐसे ग्राफ देखा था 2013-14 से 2024-25 तक ये ग्राफ देखा था। हमने देखा था हर बार बजट बढ़ते जा रहा है और ये सकारात्मक प्रभाव है, क्योंकि कोरोना काल में जब सारी अर्थव्यवस्थाएं बंद थी तब भी हमारा जो क्रियाकलाप था वो ठीक ठाक चला। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है, और एग्रीकल्चर में तो यह तो है नहीं कोरोना के चक्कर में बेचारा बैठा रहेगा, भैया हम कोरोना पीड़ित है हमको मत काटो, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। तो हमारा ग्रो अच्छा खासा रहा था, यही बात यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए हो सकता है हम बहुत स्पीड पढ़ा रहे हो, समझ में नहीं आ रहा हो तो आप रोक दीजिएगा हमको। हाँ अच्छा ठीक है, हम एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछते हैं, क्या आपके घर में युवा हैं? आपके घर में भाई बहन है ना? कमाना तो आपको चाहिए था, नियम से कमाना आपको चाहिए था कि ऊर्जावान आप हैं, लेकिन कमा कौन रहे हैं? गार्जियन। यानी सिंपल बात है कि हमारे यहाँ कृषि तो दिखाई देने के लिए बहुत सारा है, लेकिन रियल उपयोगिता हम उसका कर नहीं पा रहे, यानी प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज नहीं कर पा रहे, तो वो बढ़ नहीं रहा है। जैसे युवा को अगर हम ज्यादा पढ़ा कौशल युक्त नहीं बनाएंगे तो हमारे लिए बोझ बन जाएगा ना, तो कृषि का भी वही बात है। हम इस पर काम नहीं किए हैं, निवेश नहीं किए, उद्योग का दर्जा नहीं दिया, तो इसका डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा, तो इसका योगदान कम है। तो आपके घर में इनकम होता है, उसमें सबसे ज्यादा योगदान किनका है? पिताजी का। आपका है नहीं, लेकिन क्षमता किसमें है? आप में। बात समझे कि हम लोग अगर समुचित रूप से उसका विकास नहीं करेंगे तो उसका योगदान कम होगा। बात समझ रहे हैं? उसके लिए जरूरी है कि हम एग्रीकल्चर सेक्टर पर वर्क करें, और वो हम लोग कर नहीं पा रहे। और कोई क्वेश्चन? ठीक, तो ये हो गया। कहता है राजकोषीय संसाधनों का सबसे बेहतर तरीके से उपयोग करने के लिए
बेहतर तरीके से उपयोग करने के लगातार प्रयास किया जाना चाहिए। राजकोषीय मतलब समझते हैं ना, सरकार का अपना भी पैसा होता है। पैसा देखिए दो तरह का हम लोग पढ़े थे, रेवेन्यू पढ़े थे और फिजिकल पढ़े थे, रेवेन्यू डेफिसिट और फिजिकल डेफिसिट। अभी बजट पढ़ाएंगे तो उसमें पूरा दिया हुआ है। तो सरकार को खर्च चलाने के लिए भी तो पैसा चाहिए, और वो पैसा चलाने के लिए सरकार का राजकोषीय जो आय है वो पूरा होना चाहिए, और सरकार इस पर सतत रूप से प्रयास कर रही है। कहता है कोविड-19 काल में क्या हुआ, अर्थव्यवस्था हमारा तुरंत डाउनवर्ड में चला गया। ये बात देखे ना, उसी समय इकोनॉमिक सर्वे आता है और भी आकार ग्रोथ की बात की जाती है, याद है? नहीं याद है। भारत के इकोनॉमिक सर्वे में भी आकार और एक और आकार के आकार की बात की गई, याद है? नहीं। तो ये भी आकार क्या है समझिए, यहाँ पर हम ग्रोथ रेट 6.7 दिखा रहे थे और एक बार ग्रोथ -1 पे पहुंच गया, तो लाइन कैसे चल जाएगा? नीचे चल जाएगा। फिर कोरोना समाप्त हुआ तो फिर से ग्रोथ बढ़ा और 6.5 पे आएगा, तो आकार कैसा हो गया? भी आकार हो गया। कुछ समझ में आया? ठीक, ये वाला भी ऐसे ही है, आप सोचिए कैसे है। हाँ ठीक, चलिए बस थोड़ा सा कंसेप्ट उसमें अलग है। तो यही बात बोला जा रहा है, कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न बाधाओं के चलते 2020-21 में आए संकुचन के बाद राज्य की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ी है। समझाई दिए कैसे आगे बढ़ी है, क्योंकि देखिए ना, सब कुछ जब बंद हो जाएगा तो आपका इनकम का सोर्स क्या हो जाएगा? घट जाएगा, और जब इनकम घट जाएगा तो ग्रोथ क्या हो जाएगा घर का? वो भी घट जाएगा। लेकिन जब इनकम जनरेट होगा तो फिर से वो काम शुरू होगा। बात समझ में आया? ठीक, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़ेंगे। देखिए भी दिखाई दे रहा है, नहीं है ना? ठीक, कहा जा रहा है यहाँ पर, सुनिएगा। अब इतना लैंग्वेज है ना कि आप पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा आपका माइंड इतना आएगा टर्मिनोलॉजी कि आप ब्लास्ट करने लगेगा, लेकिन यहाँ छोटा छोटा मैं समझा देता हूं मैं आपको। कहता है वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद, ये अभी बताया या नहीं बताया? रियल बताया और नॉमिनल बताया, याद है कि नहीं है? याद है। रियल में वर्तमान मूल्य पर और नॉमिनल में, ठीक है, बहुत अच्छा, याद है। वहां नॉमिनल में वर्तमान मूल्य पर और रियल में कांस्टेंट प्राइस पे, ठीक है। तो यही कह रहा है वास्तविक सकल घरेलू राज्य उत्पाद अस्थिर मूल्य पर निर्गत मूल्य के आधार पर होता है, और मौद्रिक यानी नॉर्मल सकल घरेलू उत्पाद को मुद्रास्फीति के लिए समायोजित करके होता है। समझा दी वही बात है जो वहां पर बोला गया, जो बताए थे वही बात को यहाँ पर बता रहा है कि रियल किसको कहेंगे और नॉमिनल किसको कहेंगे। ठीक है, कहते हैं राज्य सकल घरेलू उत्पाद की गणना वर्तमान मूल्य के स्तर के लिहाज से की जाती है, क्योंकि अर्थव्यवस्था भी के संदर्भ में ही काम कर रहा है। लेकिन जब उसको मापना होता है, बात सुन लीजिए, हमको अगर आपकी स्थिति को देखना है तो क्या हम अतीत में जाकर देखेंगे या अभी देखेंगे? अभी देखेंगे, अभी पता चलेगा। आपको भी नींद आ रहा है राहुल? तो आंख दर्द कर रहा है। हम नींद से बचने के लिए ना ये पानी पीते रहते हैं, गला भी सूखता है मेरा, क्योंकि खाना खा के निकले तो हमको बहुत कस के नींद आ रहा था, लेकिन आपका याद आके नींद टूट गया कि पढ़ाना तो है ही है। आपको उठाते उठाते हम भी उठते रहते हैं, हम सोते रहते हैं दिमाग में ही, क्योंकि थक जाता है ना इंसान कभी कभी। आज तो ऐसे कुछ किए नहीं है। चलिए यहाँ आते, तो एक बात समझ लिए, जीडीपी क्या होता है, नॉमिनल जीडीपी क्या होता है और रियल जीडीपी क्या होता है, इसमें कोई शंका? मुद्रास्फीति कल ही समझे थे साधारण रूप से कि महंगाई को क्या कहते हैं? मुद्रास्फीति कहते हैं। तो हम लोग अब बिहार की अर्थव्यवस्था को जब देखेंगे तो हम बिहार के लोगों को सिर्फ थोड़ी देखेंगे, हम बिहार की अर्थव्यवस्था को देखने का मतलब है कि बिहार के हर सेक्टर के ग्रोथ को हम लोग देख रहे हैं। और बिहार का सेक्टर 3 सेक्टर में बटा हुआ है इकोनॉमी, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। और बिहार का जो इकोनॉमी है वर्क कैसे करता है? तो इन्फ्लेशन के आधार पर भी वर्क करता है, मानव संसाधन के आधार पर भी वर्क करता है, आपकी आपूर्ति के आधार पर भी वर्क करता है, आपदा के आधार पर भी वर्क करता है। कई सारे मेजरमेंट है जिसके आधार पर हम बिहार की अर्थव्यवस्था को मापेंगे। ठीक, तो कहता है यहां देख लीजिए कि निवल या शुद्ध राज घरेलू उत्पाद का भी उपयोग किया जाता है। तो एक बात टर्मिनोलॉजी अभी बताए थे कि शुद्ध राज घरेलू उत्पाद क्या होता है, तो जीडीपी में से जब मूल्यह्रास को घटा देते हैं तो उसी को हम लोग कहते हैं एनडीपी। वही बात यहाँ पर बोला जा रहा है
एनएसडीपी क्यों लगाए? एस है स्टेट के परिप्रेक्ष्य में। तो हम हरास उरास को घटा के ही तो रियल आई बात करेंगे। हम एक बात को, इस बात को ऐसे और समझिए, हम बोले कि मेरे घर का आय ना 50,000 रुपये है, तो एक सामने से आता है व्यक्ति, पड़ोसी लोग तो जलता ही है, वो तो सुने 50,000, अच्छा अब बेटवा ये खर्चवा जोड़े, उस जो खर्चा किया था उतना, तो बोले हाँ उसमें तो खर्चा, अच्छा ठीक है आज मेरा 50,000 नहीं होके 40,000 है। क्यों? क्योंकि हमने जो खर्चा किया था, मूल्य ह्रास हुआ था, उसको इसमें घटा देंगे। बात समझ में आया? इसी तरह उद्योग धंधों में भी आपका यही मुनाफा को मेन मुनाफा माना जाता है, शुद्ध कोई, बाकी को तो आप देखिए ना, आप मत कहते हैं हमारे अति विप्रो का जो लाभांश हुआ है वो 700 करोड़ हुआ है, 2000 करोड़ हुआ है, तो लाभांश निकालते हैं तो लाभांश में हम इस अंश को घटा देते हैं जो हमारा घिसा उसा है, यानी मूल्य ह्रास जो हुआ है। बात समझ में आया? क्योंकि लाभांश तो ही है, बाकी मशीन बनाने में पैसा खर्च होगा तो उसमें नहीं जोड़ेंगे, कॉस्टिंग में जोड़ेंगे ना। जैसे मुर्गी फार्म आप खोले हुए हैं या फिर मत्स्य पालन कर रहे हैं और आपने मछली को बेचा 50 रुपये केजी, आप कहेंगे भाई हमको 50 रुपये लाभ हुआ है, तो क्या 50 रुपये लाभ हुआ है? बिल्कुल नहीं। आपने जीरा डाला है, फिर भोजन डाला है, पानी डाले हैं, लगातार उसका सुरक्षा के तार लगाए हैं ताकि पक्षी उच्छी डेली आके हमें 5 मछलियां के उड़ा के न ले जाए। देखे हैं तार से बांधा रहता है तालाब को, नोटिस नहीं किए हैं? ठीक ठीक, आप लोग खूब देखते हैं, इन लोग को भी तो देखना है कि आप ही लोग देख के अर्थव्यवस्था चलाएंगे, इन लोग नहीं देखेगी? देखी है? ये नहीं देखी तो तुम काहे मुंह ऐसे बनाते हो उसके नियम? अस्माइल बोले थे करने, हाँ करो। तो ये काम हम लोग करते हैं, ठीक, मूल्य ह्रास को घटा दे तो हमारा रियल पता चल जाता है, यही बात यहां बोला जा रहा है। ठीक है, हो गया। देखिए ये यूनिट बहुत वास्ट है लेकिन समझ में आ जाएगा आपको। इस फिगर को समझिए, ऐसे इस फिगर को ज्यादा समझिए मत, ये आपके काम का नहीं है, अभी आगे काम का आएगा, क्या कि पहले पढ़ा चुके हैं। कुछ पेज ऐसे ही हैं, इसमें कहते हैं, ये यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर कहता है कि एक वर्ष में सकल मूल्यवर्धन यानी जीबीए में विभिन्न क्षेत्रों के योगदान के लिहाज से बिहार की अर्थव्यवस्था की संरचना गत कुछ वर्षों में काफी बदल गया है। पहले प्राइमरी सेक्टर का योगदान ज्यादा हुआ था करता था और आज क्या हुआ है, टर्सरी सेक्टर का योगदान बढ़ा है। और इसी बात को यहाँ पर बताया गया है, कहते हैं तृतीय क्षेत्र का योगदान सबसे बड़ा है जो लगभग 60% के आसपास है, उसके बाद द्वितीय क्षेत्र का योगदान है जो 20% के आसपास है, और फिर प्राइमरी सेक्टर का योगदान है जो 20% के आसपास है। और यही डाटा को अगर आप 1947 में लेकर चले जाइएगा तो ये डाटा हो जाएगा प्राइमरी का, 60% के आसपास योगदान कृषि क्षेत्र दिया करता था। तो ये बड़ा परिवर्तन है, बड़ा चेंज है जो हमको आज देखने को मिलता है। तो हमने देख लिया। देखिए अब एक अच्छा इशू है कि हमारे पास अगर कृषि से आधारित क्वेश्चन लिख रहे हैं तो उसमें इस डेटा का प्रयोग करेंगे, टर्सरी सेक्टर सेवा क्षेत्र को दिखा रहे हैं तब इस डेटा का प्रयोग करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर को दिखा रहे हैं तब इस डेटा का प्रयोग करेंगे। तो ये वैल्यू एडिशन हो जाएगा, ब्रैकेट में हम डाल देंगे BES 2023-24 BS बिहार इकोनॉमिक सर्वे। वो ऑथेंटिक है ना, वो ऑथेंटिक है। ठीक, खाना खाए आप लोग कि नहीं खाए हैं? तो बीच में गैप हम 15 मिनट काला दिलवाए थे। हाँ बिल्कुल खा लीजिए मेरे नाम से, हम आपके नाम से पैसा काट देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आजकल बच्चा ना सोचता है कि हमारा एकदम सारा विकास सर ही करवाते हैं। सर का विकास कौन करेगा? छात्र ना करेगा, क्योंकि आपका मेरा रिलेशन एक दूसरे का पूरक है। अगर हम गरीब होंगे तो आप अमीर कैसे होंगे? ठीक है, करने को तैयार हैं, उसके बाद आप करिएगा ना। ठीक है, कल से पूरा खाना आप खाइए, महीना के लास्ट में जो रेंट देना होगा वो आपसे वसूल लेंगे। ठीक, चल आते हैं। तो ये हमारा प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी का अर्थव्यवस्था का हाल बता रहा है कि आपकी अर्थव्यवस्था कैसे वर्क कर रही है। तब भी भारत की अपेक्षा बिहार में प्राइमरी सेक्टर का योगदान अच्छा खासा है।
क्योंकि भारत में प्राइमरी सेक्टर का योगदान 13.9, कहीं 15, कहीं 16 आप देखिएगा। रियल जो चला जाएगा खाली कृषि का देखिएगा तो 10-8% के आसपास दिखाई देगा। तो उसकी अपेक्षा बिहार की स्थिति ज्यादा अच्छा है। अच्छा हो भी क्यों ना, क्योंकि हमारे पास सेकेंडरी सेक्टर में करने के लिए कुछ है ही नहीं, और टर्सरी सेक्टर इसलिए ग्रो कर रहा है क्योंकि यहाँ मजदूर बहुत ज्यादा है, श्रमिक बहुत ज्यादा है, श्रम बल बहुत ज्यादा है। तो हम यहाँ भी रहते हैं, विदेश में भी रहते हैं, और विभिन्न स्टेट में भी कब्जा किए हुए हैं अपना। तो एक्सचेंज होता रहता है, पैसा आता जाता रहता है, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था चलती रहती है। तो कई सारे बात है। चलिए यहाँ आते हैं। कहता है आगे कि राज्य में समग्र आर्थिक समृद्धि यानी इकोनॉमिक ग्रोथ की दिशा मुख्यतः सेवा क्षेत्र के संकुचन और विस्तार पर निर्धारित होती है। ये बात समझ ली। यानी अगर टर्सरी सेक्टर ग्रो करेगा तो हमारी अर्थव्यवस्था भी ग्रो करेगी, और अगर हमारा टर्सरी सेक्टर डाउनवर्ड में जाएगा तो हमारी अर्थव्यवस्था भी डाउनवर्ड में जाएगी। अब क्यों जाएगी बताने का जरूरत तो नहीं है। क्यों जाएगा बिट्टू, पढ़ रहे हैं, क्यों जाएगा? टर्सरी सेक्टर अगर बढ़ेगा तो हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, और टर्सरी सेक्टर अगर डाउन होगा तो हमारी अर्थव्यवस्था भी डाउन होगा। क्यों? बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन बिट्टू नहीं बोल रहे हैं। इनको भी तो समझना है कि आप लोग के समझ से पास कर जाएंगे, नहीं ना पास करेंगे। देखिए, घर में अगर कमाने वाले आपके भैया हों और आपके भैया का प्रमोशन हो जाए तो आपके घर का विकास होगा या नहीं होगा? अगर आपके भैया बीमार पड़ गए तो डाउनवर्ड में जाएगा। तो आपके भैया पर ही आपका घर निर्भर करता है। अगर वो ज्यादा कमाएंगे तो घर का ग्रोथ ज्यादा होगा, कम कमाएंगे तो घर का ग्रोथ कम होगा। तो सेवा क्षेत्र भी तो वही है, 60% योगदान दे रहा है, छोटा मोटा योगदान थोड़ी है, 60%। कहते हैं यही बात यहाँ पर बोला जा रहा है, एक ही बात को रिपीट किया है। आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ आते हैं। ये देखिएगा, कहता है सकल राज्यगत मूल्यवर्धन। ये अब जीबीए की बात कर रहा है। ये अब भारत के पीछे सामने देखिए, मोबाइल कुछ आया है फिर मैसेज? नहीं, उन्हीं को आपके आगे सामने। हाँ, आपका नाम क्या है? हाँ, इंग्लिश में आप देख रहे हैं, ठीक। तो कहते हैं सकल राज्य मूल्यवर्धन में जो राज्य की अर्थव्यवस्था कुल पर मूल्यवर्धन होता है, इससे कुल उत्पादित उत्पादों और उसमें के मूल्य के उत्पादों के उत्पादन में लगे मध्यवर्ती व्यय को घटाकर निकाला जाता है। बता चुके पहले। जीबीए कैसे निकाला जाता है बताए ना अभी, कि जितना भी कॉस्ट लगा है उसको घटा देंगे तो उसका मूल्य निकल जाएगा। जैसे हमको इस पेन को बनाने में, इस पे ये पेन मार्केट में आपको 700 रुपया मिलेगा, कहीं 500 रुपया मिल जाएगा। इस पेन को रियल बनाने में कितना लगा? तो इस फाइबर का जोड़ लीजिए 50 रुपया या 20 रुपया या 15 रुपया, इस खोपी का जोड़ लीजिए 1 रुपया या 2 रुपया, इस रबड़ का जोड़ लीजिए 10 रुपया 20 रुपया। बनाने में कॉस्टिंग कितना आया है? 100 रुपया मान लेते आया है, लेकिन ये मार्केट में कितना मिल रहा है? 500 रुपया मिल रहा है। तो ये लाभ कितना देगा? 400 रुपया देगा। तो रियल कॉस्ट कितना होगा? 400 रुपया होगा, लेकिन ये मार्केट में 500 मिल रहा है। तो हम रियल कॉस्ट 500 मानेंगे तो नहीं, हम इसको जीबीए में जब जोड़ेंगे तो 400 के हिसाब से जोड़ेंगे। बात समझ में आया? ठीक है। कहा जा रहा है बिहार में फसल उत्पादन के साथ साथ हमारे यहाँ फसल और पशुधन, यानी आपको जितना भी गाय है और बकरी है और भैंस है, दूध उत्पादन करने वाले जो भी हैं, उससे लाभ होता है। गांव में अभी भी बैलों का प्रयोग किया जाता है, ऐसा नहीं है कि एकदम विलुप्त हो गया है। कोई एकदम साइड एरिया में है और जिनके पास छोटा आकार का खेत है वो अभी भी बैलों का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये प्रयोग हमारे यहाँ हो रहा है। कहते हैं जिनका राज्य के 2022-23 के सकल राज्य मूल्यवर्धन में क्रमशः 9.9 और 6.6% हिस्सा है। बात समझ लीजिए, जीबीए में प्राइमरी सेक्टर में इन दोनों का हिस्सा कितना है? 9.9 और 6.6। ये बहुत बड़ा योगदान है। आप कहते हैं ना कि कृषि में तो फसल का से हमारे यहाँ ज्यादा क्रय विक्रय नहीं होता है, क्योंकि फसल तो उत्पादित करते हैं और उसको बेच खाते हैं या खा लेते हैं। ज्यादा लाभ किससे होता है? ज्यादा लाभ होता है हस्बेंड्री सेक्टर यानी पशुधन क्षेत्र से, पशुधन क्षेत्र से और फसल से।
तो फसल तो हम लोग जीविकोपार्जन के लिए भी करते हैं, लेकिन इसका प्रयोग हम लोग अपने उत्पादन और लाभ के लिए भी करते हैं। क्योंकि देखिए ना, दूध उत्पादन करते हैं तो ज्यादातर दूध हम लोग बेचते हैं गाँव में। गाँव जाइए तो अभी देखिए ना कितना डेयरी फार्म खुल चुका है। मत्स्य पालन करते हैं, मधुमक्खी पालन करते हैं, तो उसका योगदान अब एग्रीकल्चर प्राइमरी सेक्टर में बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है। तो कहते हैं यहाँ पर देख लीजिए, कहता है कि फसलों का हिस्सा तो मात्र 4% की औसत वार्षिक दर से लगातार घटता गया है, यानी उसका ग्रो नहीं हुआ है। लेकिन ग्रो कहाँ हुआ है? हम कहते हैं कि प्राइमरी सेक्टर यानी कृषि सेक्टर का योगदान जीबीए में 20% के आसपास है। तो ये 20% कहाँ से आएगा? फसल से आएगा? तो नहीं आएगा फसल से, क्योंकि फसल में तो ग्रो कम हो रहा है, होना बढ़ना चाहिए, लेकिन वो घट रहा है। तो कहाँ से आ रहा है? तो ये कहता है 2016-17 में 12.6% और 2022-23 में 9.9% तक आ गया है किसका? फसलों का योगदान। तो 20% कैसे पहुंचेंगे? तो ये पशुधन से पहुंचेंगे और अन्य जो सहवर्ती क्षेत्र है उससे पहुंचेंगे। बात समझ में आ गया? तो फसलों का योगदान हमारे यहाँ काफी ज्यादा नहीं। तो हम लोग कहते हैं ना, फसल उत्पादन होगा तो हमारे पास खूब पैसा आएगा, बाजार चलेगा। तो ये कंसेप्ट सीधा सीधी गलत नहीं है तो सही भी नहीं, क्योंकि फसल जब उत्पादन होता है तो हम लोग ज्यादातर फसल को रिजर्व रख लेते हैं। खास करके हमारे यहाँ प्लॉटिंग तो बहुत छोटा छोटा है, यानी जोत का आकार छोटा छोटा है। और जोत का आकार छोटा होगा तो उत्पादन यानी प्रोडक्शन ज्यादा होगा? नहीं होगा, कम होगा। तो हम वो तो जीविकोपार्जन के लिए कृषि कर रहे हैं कि खाना पीना साल भर का चले, लेकिन सरकार ने बोला कि किसानों की आमदनी को हम लोग दुगना करेंगे। तो कैसे करेंगे? तो कृषि और उससे लगे हुए उद्योगों को बढ़ावा देकर। तो सरकार बोलती है पोखर खोनिए ना, हम 90% पैसा देंगे। मधुमक्खी पालन कीजिए ना, आप व्यवसाय कीजिए ना, एमएसएमई सेक्टर में जाइए ना, हम आपको पैसा देंगे, आप उद्योग चलाइए। तो सरकार इतना कर रही है। इसलिए हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप को पढ़ा था कि बिहार में सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा बहुत ज्यादा पैसा लाया जा रहा है, ऋण बहुत ज्यादा मिल रहा है इन लोग को। पढ़े थे या नहीं पढ़े थे? पढ़े थे। चलिए, कहते हैं पशुधन का हिस्सा 2.3% से वार्षिक औसत दर से बढ़ रहा है। 16-17 में 5.7% और 2022-23 में 6.6%। आप देखिए, तुलना कीजिए, फसल का योगदान कम हो जा रहा है जीडीपी में, जीबीए कम हो रहा है इसका, लेकिन पशुधन का योगदान 2.3% था मात्र। कब? तो 2016 नहीं, ये है कहाँ पशुधन का हिस्सा? तो ये 16-17 के नहीं, ये है 12-13 11-12 तक होगा, 11-12 से लिया होगा। वो बढ़ रहा है तो कब से बढ़ रहा है? ये बोल रहे हैं कब से बढ़ रहा है? अच्छा, ये ग्रो कर रहा है, लेकिन ग्रोथ रेट भी आप देखिए, ग्रोथ रेट भी हम कहीं ना कहीं एक सीमा से शुरू करेंगे तभी ना ग्रो होगा। कि हाँ, अब हम कह दिए 2.3% बढ़ रहा है, तो कहाँ से हम इसको नाप रहे हैं? ये बात कह रहे हैं। तो हो सकता है 2011-12 से नाप रहे हो, क्योंकि आधार वर्ष हमारा वही है। तो कहता है 2016 में 5.7% हो गया और 2022-23 में यह 6.6% हो गया। तो पशुधन का लगातार प्रयोग बढ़ रहा है, और ये गांव में जाकर आप देख सकते हैं। ये शहर में दिखाई नहीं देगा, ये गांव में दिखाई देगा। जब आप जाइएगा तो हर गेट पर 2 गाय 3 गाय बंधा हुआ मिलेगा। क्या कर रहे हैं भाई दूध का? तो बगले में है खोले डेयरी खोले हुए हैं, वहीं जाके बेच देते हैं। ये गांव में बड़े स्तर पर हो रहा है। अगर आप गांव में के हैं तो आपको ये पता होगा, क्योंकि एक हम तो गए, मेरे गांव के बगल में गांव है, पूरा गांव ही आप गाय रखे हुए हैं, पूरा गांव ही वही व्यवसाय कर रहा है और अच्छा खासा कीमत मिल रहा है। गांव में अगर 1 किलो दूध का आपको 40 रुपया कीमत मिल रहा है तो 2 सम दूध करती है गाय, तो 40 गुना 80, कम से कम 80 रुपया इनकम है पर डे के हिसाब से। आप 1 किलो तो करती नहीं है, जब भी करेगी 3-4 किलो ही करती है, 2.5 से 3 किलो करती है मिनिमम। तो आपका डेली का 250-300 रुपया पैसा आते जाता है। और गांव में खर्चा क्या है? अनाज अपना, फसल अपना, सब्जी अपना, जलावन अपना, बस बनाने वाला एक चाहिए तो वो शादी करके ले ही आते हैं, है ना? और वह अपना ही रहता है। हाँ सही। फिर से बता दें, शादी करने पर इतना उछलने की जरूरत नहीं है, अब वो नहीं करेगा, ये भी याद रखिएगा, ठीक? अभी कर लीजिए जाके, हो रहा है तो जल्दी से, नहीं तो बहुत लेट हो जाएगा। लोग उनका बड़ा एक्साइटमेंट है। चलिए यहाँ ये उदाहरण है बस। यही तरह हम तृतीय क्षेत्र की बात किए कि तृतीय क्षेत्र का 60% के आसपास योगदान है, लेकिन रियल कितना है? तो ये बोल रहा है टर्सरी सेक्टर तृतीय क्षेत्र का समग्र हिस्सा 2016-17 में
15.7% था, जो 22-23 में बढ़कर 60% के आसपास हो गया। ठीक है, तो देखिए ऐसा क्यों बोल रहे हैं हम, कह रहे हैं कि बिहार का इकोनॉमी लगातार प्रोग्रेसिव वे में आगे बढ़ रहा है, यानी सतत रूप से विकास की ओर अग्रसर है। कैसे दिखाएंगे कि विकास हो रहा है? तो हम दिखाएंगे कि कल देखिए इतना ज्यादा ग्रोथ था और आज इतना सारा ग्रोथ है, तो हम लोग उसके अनुपात में दिखाएंगे। जैसे हम कहते हैं भारत का इकोनॉमी यूएसए या पाकिस्तान से बहुत तेजी से आगे बढ़ा, तो हम कंपैरेटिव हुए ना। तो कंपैरिजन करने के लिए या तो एक डेट होना चाहिए या एक देश होना चाहिए। बात समझ रहे हैं? कंपैरिजन तो ऐसे ही करेंगे। आप गांव में कंपैरिजन करते हैं कि फलानवा से हमारा बेटवा अच्छा है। कैसे अच्छा है? तो हमारा बेटवा जॉब में चला गया। कंपैरेटिव, हमारा सोसाइटी हमेशा कंपैरिजन में जीता है और आप भी हमेशा कंपैरिजन में जीते हैं। जब आप कंपटीशन की बात करते हैं तो वो क्या है? कंपैरिजन है। नहीं है, समझ नहीं रहे शायद लोग। कंपटीशन कंपैरिजन है या नहीं है? है। चलिए, प्रतिस्पर्धा। हाँ, आगे बढ़े। आप देखिए, आपको बोल रहे थे कि प्राइमरी में कौन कौन सा पड़ेगा, सेकेंडरी में कौन कौन सा पड़ेगा, टर्सरी में कौन कौन सा सेक्टर पड़ेगा। एक क्वेश्चन यहां से आ सकता है, तो यहां पर आप देख लीजिए। प्राइमरी में फसल हो गया, पशुधन हो गया, वानिकी हो गया, मत्स्य खेत हो गया, जल कृषि हो गया, खनन हो गया, उत्खनन हो गया। ये सारा आप देख लीजिए, ये प्राइमरी सेक्टर में पड़ता है। उसी तरह सेकेंडरी सेक्टर में देख लीजिए, देखिए 22.14, 21.57, 19.61, 19.62, 21.92 और अब 20.67। तो 20% के आसपास हमारा योगदान है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा दूर हो जाओ ना, थोड़ा दूर हो जाओ। चलिए, तो प्राथमिक सेक्टर होगा। द्वितीय सेक्टर में कौन कौन आएगा? ये देखिए, आ सकता है कि निम्नलिखित में कौन द्वितीय क्षेत्र में शामिल नहीं है, तो आपको ये पता होना चाहिए। हमको लगता है बहुत सारा आपको पता नहीं होगा इसमें। विनिर्माण हो गया, विद्युत हो गया, गैस हो गया, जलापूर्ति हो गया, जनोपयोगी सेवाएं हो गया, जैसे हम लोग पीटर लगा दिए, हैंडपंप लगा दिए, तो ये सब क्या हो गया? ये सब द्वितीय क्षेत्र। निर्माण हो गया, जितना भी टॉयलेट बनवा दिए, क्या हो गया? द्वितीय क्षेत्र में चला गया। सड़क बनवा दिए, स्ट्रीट लाइट लगवा दिए, सब द्वितीय क्षेत्र में चला गया। लेकिन स्ट्रीट लाइट बनाने के लिए, सड़क बनाने के लिए हम जो बजरी और ईंट और बालू ये सब लाते हैं, जिससे लाते हैं, वो टर्सरी सेक्टर हो जाएगा, सेवा क्षेत्र हो जाएगा। ये बात समझे? ठीक। चलिए, टर्सरी सेक्टर में व्यापार, मरम्मत, होटल, जलपान गृह, व्यापार, मरम्मत सेवाएं, होटल, जलपान गृह, परिवहन, भंडारण, संचार, प्रसारण, ये सारा टर्सरी सेक्टर में आता है। इतना ही नहीं है, बड़ा लिस्ट है। देखिए, इतना बड़ा लिस्ट है, एक बार इसको पढ़ लीजिए। जरूरी है कि आप पढ़ें इसको। इसका शॉर्ट नोट्स बना के पढ़ा सकते थे, लेकिन मुझे लगा पूरा एक बार पढ़ाना ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। पानी लाना नीतीश। कौन सा? 9। स्थावर संपदा, होटल उटल है। उसी तरह जो स्थापित संपदा है, यानी संपत्ति है, उसको स्टेबल जो एसेट होता है उसको कहते हैं। उसी के आगे देखिए ना, पता चल जाएगा। आवास और स्वामित्व एवं पेशेवर सेवाएं। ठीक है, इसका योगदान देख लीजिए, लगभग आपका 58.60, यहाँ 59.98, तो 60% के आसपास पहुंच गया। ये बहुत जरूरी है आपके लिए, डेटा बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए ना, जीएस पेपर 1 का करंट अफेयर सेक्शन और जीएस पेपर 2 का इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी सेक्शन, ऐसे का कृषि वाला क्षेत्र या बिहार का जो तीसरा खंड है, उसमें ये सारा काम आ सकता है, ये सारा काम आ सकता है। और पीटी में तो कृषि से एक नए क्वेश्चन पूछता ही है, सामान्यता। आगे बढ़े, कितना बज गया? 1 ही बजा ना, तो हो जाएगा, आधा घंटा में हो जाना चाहिए। अब आते हैं प्रति व्यक्ति आय। बताने की जरूरत तो है नहीं, कल अच्छा से बता चुके हैं। आप नहीं आए थे तो एक बार बस सुन लीजिएगा। बिहार का प्रति व्यक्ति आय सतत रूप से बढ़ता चला जा रहा है। पिछले बार 55,000 कुछ रुपया प्रति व्यक्ति आय था, इस बार वो बढ़ गया है। और प्रति व्यक्ति आय को हम 2 आधारों पर देखते हैं, एक तो कांस्टेंट प्राइस पर और एक करेंट प्राइस पर। कल बात कर चुके थे।
तो उसी के आधार पर हमारे यहाँ प्रति व्यक्ति आय कितना है? ये क्या हो गया? कहते हैं वर्तमान मूल्य पर प्रति व्यक्ति और स्थिर मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय दोनों के आधार पर बताया गया है। तो वर्तमान मूल्य पर 59,637 रुपया है और कांस्टेंट प्राइस पर कितना है? 35,119 रुपया। याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है, आया हुआ ऑलरेडी एक बार, तो ये ध्यान रखिएगा कि हमको पूछ रहा है किस पर, क्योंकि देखिए ना, जैसे ही आएगा ना प्रति व्यक्ति आय, आपका दिमाग तुरंत अरे 59,000 है, तुरंत एकदम डाइवर्ट हो जाएगा। आप उसके बाद ना पढ़िएगा कि ऊपर वर्तमान मूल्य दिया हुआ है कि स्थिर मूल्य दिया हुआ है, दिमाग काम नहीं करेगा। तो इसी को सबसे पहले दूर करना है हम लोग को, नहीं तो बहुत समस्या हो जाएगा। क्योंकि जाना बुझा हुआ क्वेश्चन गलत करके आइएगा ना, तो वो फिर एकदम क्लासरूम से निकलते हैं एकदम खुश होकर निकलिएगा। मीडिया वाला पूछेगा कैसे गया? हाँ, पूरा फोड़ के आए हैं। और जैसे घर में पहुंचे माथा फोड़ना शुरू कर दिए। काहे कि जानबूझ के जो गलती हो जाता है उसको बहुत ज्यादा टेंशन होता है। जो नहीं आता है वो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो आता है, चलिए आगे बढ़े। ये हो चुका है, ठीक है। हाँ, एक बात यहाँ और ऐड ऑन कर देंगे कि हम लोग बिहार का देखे थे, भारत का भी यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक। भारत का भी प्रति व्यक्ति आय होगा ना कि नहीं होगा? होगा। कल ही कोई पूछे थे हमसे तो बोले थे कि वहां बता देंगे, यहाँ दिया हुआ देखिए। वहीं 22 देश में संपूर्ण भारत की मौद्रिक प्रति व्यक्ति आय कितना है? 1,72,276 रुपया। अब एक बात कंपेरिजन कीजिए, बिहार एक पिछड़ा राज्य है, तो हाँ पिछड़ा हुआ राज्य है। कैसे? तो भारत का प्रति व्यक्ति आय 1,72,276 रुपया है और बिहार का प्रति व्यक्ति आय कितना है? लगभग 57,000 के आसपास है, 58,000 के आसपास है। हम कितना पीछे हैं देखिए ना, कंपेरिजन कीजिए। तो हमको विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिलना चाहिए? विशेष राज्य का दर्जा मिलने के लिए जो एक मानक चाहिए वो हम मानक है, क्योंकि बिहार का प्रति व्यक्ति आय काफी कम है। कहता है कि वास्तविक प्रति व्यक्ति आय कितना है? तो 98,374 रुपया, हमारे यहाँ 35,000 के आसपास है। तो ये आप कंपेरेटिव हो सकते हैं। तो ये भी याद रख लीजिए कि भारत का प्रति व्यक्ति आय वर्तमान मूल्य पर 1,72,276 रुपया है और स्थिर मूल्य पर 98,374 रुपया है, ठीक है। क्या डेटा हो गया? कहता है संपूर्ण भारत का वास्तविक प्रति व्यक्ति आय 6.3% से बढ़ रहा है, जबकि बिहार का 9.0% से बढ़ रहा है। अब एक और कंपेरिजन हो गया कि बिहार का प्रोग्रेसिव रेट भारत के प्रोग्रेसिव रेट से ज्यादा है। ज्यादा क्यों? क्योंकि भारत में तो 6.1% से ही बढ़ रहा है और बिहार में कितना प्रतिशत से बढ़ रहा है? 9% से बढ़ रहा है। यानी आपका ग्रोथ 6% है और इनका ग्रोथ 9% है। तो जिसका ग्रोथ ज्यादा होगा वो तेजी से आगे बढ़ेगा और एक दिन बिहार भी विकसित राज्य बनेगा, ऐसा कामना कर सकते हैं, है ना। क्योंकि इस बार क्या बोले, वो आप पढ़ लीजिएगा तब आएगा, खाली बोलिएगा बीच में तो नहीं आएगा। थोड़ा पढ़िए, जितना सेंसिटिव होइएगा। आप लोग ही संसाधन है कल के, चाहे वो घर के हों, चाहे वो जिला के हों, चाहे स्टेट के हों, चाहे कंट्री के हों। जब मानव कौशल युक्त बनेगा तभी तो हम आगे बढ़ेंगे, समझे। भगवान करे आप लोग ग्रो जल्दी करें। चलिए आगे बढ़े। ये वही ग्राफ है जो यहाँ पर बताया जा रहा है। अब ये क्या है? वो अस्थिर मूल्य पर है और वर्तमान मूल्य पर है, तो ये नहीं दिखाएंगे आपको क्योंकि आप पहले दिखा चुके हैं। अब आ जाते हैं यहाँ इसको समझने, क्योंकि हो सकता है पीटी पॉइंट ऑफ व्यू में यहाँ से एक क्वेश्चन दे दे। टर्मोलॉजी देता है, टर्मोलॉजी बहुत कभी कभी अग्रेसिव रहता है। कहता है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन किसको कहते हैं, यानी सकल अस्थिर पूंजी निर्माण किसको कहते हैं, अभी बता चुके हैं इसे। अस्थिर मतलब स्टेबल हो गया। तो क्या कह रहा है? लैंग्वेज देखिए, लैंग्वेज देखिए। कहता है राज्य के निवल मूल्य वर्धन का, वो नेट कंसेप्ट है, निवल मूल्य वर्धन का जो हिस्सा वर्ष में उपभोग आने के बजाय निवेशित हो, यानी हम उससे कुछ बनाएं, तो उसे सकल स्थिर पूंजी निर्माण कहते हैं। सिंपल सा बात हो गया कि हम निवेशित कर रहे हैं तो वो स्टेबल हो रहा है। तो स्टेबल कब होगा? जब हम उससे कुछ बनाएंगे। तो घर बना सकते हैं, वो फील्ड बना सकते हैं, एरोप्लेन बना सकते हैं, छज्जा बना सकते हैं, कुछ बना सकते हैं।
तो क्या हो जाएगा, अस्टेबल हो जाएगा। तो सकल अस्थिर पूंजी निर्माण, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन किसको कहे, तो जो पूंजी अस्थिर रहता है, जिसको खत्म नहीं किया जा सकता है वार्षिक आधार पर, उसको हम लोग सकल स्थिर पूंजी निर्माण कहते हैं। ठीक है, ये कुछ समझ में आया। जैसे हम इस क्लास में बेंच बनाए, ये क्या है, सकल स्थिर पूंजी निर्माण है या नहीं है, है। हम लाइट लगाए, है, लेकिन आपको बुलाया, हो सकता है आज आए कल हो के ना आए, तो ये जरूरी नहीं है कि ये अस्थिर हो। बात समझे स्टूडेंट। तो ये वो भावरा टाइप है ना, कभी इस पर कभी उस पर कभी उस पर। हाँ, जब फीस दे दीजिएगा तो स्टेबल मान सकते हैं। तो बहुत सारे फीस दे के भी गायब है, और उनका क्या किया जाए। मेन है ना कि बीपीएससी का जब देखते हैं ना ऑफिसर, बाप रे बाप इतना अच्छा होता ऑफिसर, ये होता जो उसमें आके आ जाते हैं, और जब देखते हैं इतना लेंदी सिलेबस है तो दिमाग घूमने लगता है। सिलेबस सही में लेंदी तो है, हर किसी के बस की बात नहीं है। शुरुआती में प्रॉब्लम हो सकता है, और वो प्रॉब्लम को जो झेल जाएगा वही इस फील्ड में टिका रह सकता है, नहीं तो हर किसी के बस की बात नहीं। तो आपके पास समय अच्छा है, ज़्यादा है, तो आप इसको यूटिलाइज कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां तक समझ गए। अच्छा, जिस राज्य में स्थिर पूंजी का निर्माण होगा वो राज्य आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। तो बिहार में देखिए सड़क बना रहे हैं, बिजली बना रहे हैं, हम लोग खेतों की उत्पादकता को बढ़ाने में लगे हुए हैं, हर खेत तक सिंचाई की सुविधा पहुंचाने में लगे हुए हैं, तो इससे स्थिर पूंजी का निर्माण होगा। और सबसे बड़ा बात है कि हम उसको संसाधन बना रहे हैं जो हमारे पास सबसे ज्यादा है, मानव संसाधन। ठीक, कहता स्थिर पूंजी निर्माण को एक डाटा दिया हुआ है, बस इसमें कुछ ज्यादा नहीं है कि यह स्थिर पूंजी निर्माण हमारे यहाँ सतत रूप से आगे बढ़ा है। कैसे, तो कहते हैं 2018-19 में 16,429 करोड़ रुपए से बढ़कर ये 2022-23 में 35,343 करोड़ रुपए हो गया है। वहीं वर्तमान मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के तौर पर सकल स्थिर पूंजी निर्माण 2019-20 में 1.6% और 22-23 में 4.7% हो गया है। तो इसका योगदान ज्यादातर बढ़ा है, क्योंकि सरकार ना जितना भी काम कर रही है उसमें स्थिर पूंजी का निर्माण ज्यादा कर रही है। देखिए ना आजकल जितना भी उद्योग धंधे लग रहा है छोटा मोटा, या फिर सड़क बिजली पानी या जो भी नल जल की व्यवस्थाएं सरकार कर रही है, तो आगे के उद्देश्य से ही तो कर रही है। ऐसा थोड़ी है कि नाल आज लगाए हैं कल होकर टूट जाएगा, नहीं ना टूटेगा जल्दी, अच्छा से रखेंगे तो। अगर दिन भर लटकले रहेंगे ओकरा पर तो वो तो जाएगा ही। गाँव में बच्चा लोग तो वही करता है, जितना नल टूटा है सब बच्चा उसी लटक लटक के तोड़ा है। हाँ, कहावत याद आ गया दिमाग में, नहीं हाँ आता है, सही कहावत है, लटकला गिला तो गिला बेटा, यही ना कहावत है। ये आ सकता है आपके मुंह, कोई बात बड़ा इशू नहीं है, लोकोक्ति तो है ना। और इसका प्रसंग भी बहुत सकारात्मक है कि आप अगर एक कमजोर डाली पर चढ़ेंगे और उस पर लटकेंगे तो वो टूटेगा, तो आप जाइएगा ही ना। चाहे हॉस्पिटल जाइए चाहे भगवान के पास जाइए, दोनों में से एक के पास ही ना जाइएगा। हाँ, ओकरों में टेम्पो के पीछे भी लगा रहता है, वो जीप चलता था पहले। आप घोड़ा गाड़ी में तो लगा नहीं सकता, क्योंकि 4 आदमी में बैठता है, उसे कहाँ चढ़िएगा। राग के पीछे ना शायरी बड़ा मस्त मस्त रहता है, अब पढ़िएगा कभी मौका मिले तो। चलिए यहाँ पढ़ते हैं, क्योंकि सब बेचारा पति पत्नी से दूर ही रहते, पति से तो नहीं पत्नी से दूर रहते हैं, तो वो दिल ख्वाहिश अपने ट्रक पे जाहिर करते हैं, क्योंकि वही उनका साथ रहती है। आते हैं तो यहाँ हो गया, यहाँ आते हैं। हमने बोला कि हमारे यहाँ रोजगार का सबसे बड़ा साधन कौन मुहैया करवाता है, तो प्राइमरी सेक्टर मुहैया कराता है। ये हमने सिर्फ बोल दिया, हमारे पास डाटा नहीं है, और आपको मेंस में तो पता ही है बिना डाटा के तो कुछ काम होता नहीं। तो आपको डाटा यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा है बिहार इकोनॉमिक सर्वे। कहता है प्राथमिक क्षेत्र में का रोजगार का सबसे बड़ा हिस्सा है और सकल मूल्यवर्धन में सबसे कम हिस्सा है। देखिए ये द्वंद्व है, कंट्राडिक्शन है। कंट्राडिक्शन कैसे है, कहता है कि सबसे बड़ा योगदान रोजगार में इसी का है, लेकिन हिस्सा सबसे छोटा है। आपका वो क्वेश्चन से मेल खाता है, ठीक। कहता है इन 5 वर्षों में बिहार और संपूर्ण भारत के पैटर्न एक जैसे ही रहे। एक जैसे रहने का मतलब है कि योगदान कम है लेकिन रोजगार ज्यादा दे रहा है, यानी एग्रीकल्चर सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट ज्यादा जनरेट हो रहा है, लेकिन क्षेत्र क्या है, छोटा है। रहना क्या चाहिए था, बड़ा रहना चाहिए था।
कहता है प्राथमिक क्षेत्र में कृषि राज्य के कार्य शक्ति के लिए सबसे बड़ी रोजगारदाता बनी हुई है और बिहार और संपूर्ण भारत दोनों में कुल कार्य शक्ति में सर्वाधिक अनुपात प्राथमिक क्षेत्र का ही है। और वो आप देख सकते हैं बिहार में 20.7% हिस्सा और संपूर्ण भारत में 17.8% हिस्सा के आसपास है सकल मूल्य वर्धन में इनका योगदान। किनका? प्राइमरी सेक्टर का, भारत और बिहार के स्तर पर। और कहता है 2021-22 से इस क्षेत्र में बिहार में कुल कार्य शक्ति का 47.8% हिस्सा में लगा हुआ है। अब देख लीजिए, डाटा मिल गया, डाटा मिल गया। योगदान कितना है? 17-20% के आसपास। लेकिन कार्य शक्ति कितना लगा हुआ है, लेबर फोर्स कितना लगा हुआ है कृषि में? तो 47.8%। अब देखिए, आप ये ऑथेंटिक डाटा है आपके पास। अभी तक इस तरह का डाटा आपके पास नहीं था, ये डाटा आपके पास है, इसका वैल्यू एडिशन के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। ये कुछ समझ में आया? या आप लेबर फोर्स को दिखा सकते हैं, आप रोजगार के साधन के रूप में कृषि को दिखा सकते हैं, आप इंप्लॉयड जनरेशन का सबसे बड़ा जो एरिया है वो कृषि है वो दिखा सकते हैं। तो ये सारा दिखा दीजिएगा, क्योंकि 100 में 48 व्यक्ति को कौन एम्प्लॉयमेंट दे रहा है? एग्रीकल्चर सेक्टर दे रहा है। थक गए हैं आप लोग? लगेगा एक हर बात पे बोलने का आदत सीखे हैं। सुबह से आए हैं, कितना 10 बजे आए हैं ना? 7 बजे क्यों आए हैं? पीटी करना है क्या अभी से? क्यों नहीं? अभी नहीं करिए, आपको समय बता देंगे करने का। आपके साथ देखिए, फिर अपने साथ न्याय नहीं कर पाइएगा। इतना बड़ा आपके लिए रिस्क अभी नहीं है। अभी आप अगला साल में आपको हम पीटी में करवा देंगे। नहीं अभी आइए, जबरदस्ती करने से क्या लाभ है? जितना मिल रहा है काम उतना नहीं हो पा रहा तो क्यों जबरदस्ती कर रहे हैं? उतना हो रहा है काम, नहीं हो रहा है। ज्यादा करिएगा तो ऐसे में आ जाइएगा, ये करिएगा, लेकिन पीटी अभी नहीं करिएगा क्योंकि सारा फ्रीडम खराब हो जाएगा। अंदर से आवाज आता है कि चलो पीटी में, क्यों आ जाते हैं? पूछ लीजिएगा एक बार इससे पहले, तो मत आइए कल से, तो आ जाइए यहाँ। ये लालू प्रसाद यादव वाला हो गया नहीं, ममता बनर्जी हम रेल मांगे हैं, मांगे नहीं, मांगो तो नहीं मिलेगा, जा। सुने नहीं वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, कहाँ पे? यहाँ पे कहाँ? केमल लाइन। ये कह रहा जीबीए में इनका योगदान कह रहा 2021-22 में, अभी 22-23 का आंकड़ा देखे हम लोग। 2021-22 में जीबीए में योगदान कृषि सेक्टर का 20.7% है बिहार में, और भारत में कितना है? 17.8%। और इसमें रोजगार कितना मिल रहा है बिहार में? तो 47.8%। बात समझे? योगदान और रोजगार, ठीक है। कहते हैं जबकि संपूर्ण भारत में यह 45.8% लोगों को रोजगार देता है, तो बिहार में ज्यादा है रोजगार देने वाले और भारत में यह आंकड़ा कम है। लेकिन दोनों में ही सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने वाला एरिया जो है एग्रीकल्चर सेक्टर ही। बात समझ में आया? ठीक है, ये बहुत बहुत जरूरी आंकड़ा है, क्योंकि हम लोग हमेशा लिखते हैं कि सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट देता है कृषि क्षेत्र, लेकिन डाटा हमारे पास होता नहीं। तो ये डाटा है आपके लिए भारत के पर्सपेक्टिव में और बिहार के पर्सपेक्टिव में। ठीक है, आगे बढ़े। भारत के पर्सपेक्टिव में 45.8%, भारत के पर्सपेक्टिव में। हाँ, नहीं, एग्रीकल्चर सेक्टर में प्राइमरी सेक्टर, कृषि क्षेत्र ही तो कहते हैं, कृषि और सहवर्ती क्षेत्र कहते हैं। तो कृषि क्षेत्र लिखिएगा तो उसमें सारे क्षेत्र शामिल हो जाएगा जो उससे जुड़ा हुआ है। क्योंकि देखिए ना, अभी आपको देखा है प्राइमरी सेक्टर में कौन कौन आया? फसल आया, पशुधन आया, कृषि तो नहीं ना लिखा हुआ था, फसल लिखा हुआ था, तो कृषि में सारा आ जाता है। ठीक है, आगे बढ़े। कहते हैं बिहार में तृतीय क्षेत्र का सकल मूल्य वर्धन में 58.6% है और रोजगार में 26% हिस्सा है 21-22 में, और 22-23 तक तो पहुंचते पहुंचते आंकड़ा बढ़ा है। कहते हैं 21-22 में द्वितीय क्षेत्र का मूल्य वर्धन में 20.7% हिस्सा है। सेकेंडरी सेक्टर का योगदान कितना है? 20% के आसपास है। कहता है और संपूर्ण भारत में यह 29.9% है। ऊपर कर देते थोड़ा, ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा जा रहा है, इसलिए इसको मिस नहीं कर सकते। कहते हैं पहले हमने देखा कि प्राइमरी सेक्टर में कितना प्रतिशत रोजगार मुहैया करा रहा है, जबकि आपको एक और आइडिया देता हूं यहीं पर। विकास का जो दर होता है, विकास जो होता है वो ऐसे होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी,
और टर्सरी, विकास ऐसे चलता है। लेकिन भारत में विकास कैसे हुआ है, यहाँ हुआ है और डायरेक्ट यहाँ उछल के चला गया है, क्योंकि रोजगार प्रदाता क्षेत्र यही होता है। यानी हाँ सेकेंडरी, जितना विनिर्माण होगा लेबर फोर्स को उतना जरूरत पड़ेगा, लेकिन हमारे यहाँ विनिर्माण सेक्टर बढ़ा ग्रो किया ही नहीं है, तो इसलिए आज भी हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट कम जनरेट हो रहा है। जबकि चाइना ने क्या किया है, वो विनिर्माण पर काम किया, सेकेंडरी सेक्टर पे काम किया, वो टर्सरी सेक्टर पर अब काम करने जा रहा है। तो ये दोनों में अंतर है। तो हमारे यहाँ ज्यादा जनसंख्या रहते हुए भी हम इसका उपयोग नहीं कर पा रहे, इसलिए हमारे यहाँ ब्रेन ड्रेन की समस्या ज्यादा है। ब्रेन ड्रेन क्या है, जो जानेंगे हाथ उठाएंगे। एक, नहीं हाथ उठाइए पहले। दो, ब्रेन ड्रेन नहीं, हाँ हमको लगा तो कॉमन टेक्नोलॉजी। हाँ ट्रेन वही नाला वाला। हाँ बताइए। टीवी जो अपने दैनिक जीवन दिनचर्या को अच्छा रखने के लिए दूसरे देशों में चले जाते हैं, तो वहाँ पे कमाते हैं। बहुत अच्छा। नेक्स्ट कौन बोल रहे थे, पूरा बोलिए, पूरा बोलिए, बोलिए तो पूरा बोलिए। यहाँ जो IIT हाँ अच्छे प्रकार के भारत में वो नहीं होता, इसके लिए वो अमेरिका या विकसित देशों में चले जाते हैं रोजगार के लिए। बिल्कुल सही। कंपनी में तो जा सकते हैं। अरे तो वही बतिया ना हुआ, घुमा फिरा के तो ही बतिया हुआ ना, हांगकांग से भाग के चले गए। ठीक है ओके, वही ना हुआ, गई ना कहीं गए ना। ठीक, और कोई, हाँ ठीक है, सही बोला आप, सबने सही बोला। ब्रेन देखिए, ब्रेन उठ के दूसरे जगह चले जाना है, ब्रेन ड्रेन कर रहा है। हमारे यहाँ ब्रेन बहुत है, क्या हो गया इसमें, ये भगवान, ये थोड़ी ही हेमा मालिनी जी हैं जो दिखना जरूरी है। और कंसेप्ट आप बात कर रहे हैं ब्रेन ड्रेन पर, इनका ब्रेन यहीं पर अटका हुआ है। ब्रेन ड्रेन थ्योरी ये कहता है कि मानव एक संसाधन है, और संसाधन को अगर यूटिलाइज कीजिएगा, उपयोग में लाइएगा, तो आप आगे बढ़िएगा। लेकिन हमारे यहाँ जो संसाधन है वो रुक ही नहीं पा रहा है। जो रियल ब्रेन है यहाँ से उठ के कहीं और जा रहा है, तो जो विकास यहाँ होना चाहिए यहाँ ना हो करके दूसरे जगह पर हो रहा है। इस थ्योरी को ब्रेन ड्रेन थ्योरी कहते हैं। ठीक, हाँ तो आगे बढ़ते हैं, चलिए भाई। तो कहा जा रहा है कि 21-22 में बिहार में तृतीय क्षेत्र सकल मूल्यवर्धन में 58.6% योगदान था, रोजगार में इनका हिस्सा कितना है, मात्र 26.3%। यानी 1/4 ही रोजगार ये जनरेट कर पा रहे हैं, जबकि योगदान कितना है 60% के आसपास। तो टर्सरी सेक्टर से इंप्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो सकता, ये बात हम नहीं कर रहे हैं, इकोनॉमी सर्वे कह रहा है। अच्छा, तो प्राइमरी टर्सरी सेक्टर का स्थिति है, द्वितीय क्षेत्र का क्या स्थिति है, तो कहता है सेकेंडरी सेक्टर जीबीए में योगदान 20.7% है, और भारत में 29.2% योगदान देता है जीबीए में, और इस क्षेत्र में बिहार में 25.9% ही रोजगार देता है। यानी ये भी 1/4 देता है। बाकी रोजगार कौन दे रहा है, एग्रीकल्चर सेक्टर दे रहा है, प्राइमरी सेक्टर दे रहा है। ये डाटा आपके माइंड में नहीं, आपके कॉपी में होना चाहिए। ये बार बार जब रिवीजन कीजिएगा ना, ये डाटा आप रिवाइज कर लीजिएगा। नंबर कैसे नहीं उठेगा भाई, कॉपी अलग थोड़ी लिखता है, सब अलग तरीके से लिखता है, और वो तरीका क्या होता है, डाटा को दिखाने का तरीका होता है। और ये बिहार इकोनॉमिक सर्वे देखिए ना, कितना अच्छा अच्छा डाटा आपको दे रहा है, सब कुछ आपको बैठा के दे रहा है, ये खाओ पियो आराम से। ठीक, चले आगे। कहते हैं 2021-22 में सकल मूल्यवर्धन में बिहार का सबसे बड़ा हिस्सा विनिर्माण क्षेत्र का ही था, जो संपूर्ण भारत का स्तर पर लगभग 8.4% के आसपास दिखाई दे रहा था। विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार का हिस्सा 6.8% से बढ़ा है। क्यों बढ़ा है, क्योंकि राज्य सरकार ना लगातार सेकेंडरी सेक्टर को प्रमोट करने में लगी हुई है। देखिए ना, बिहार में जो हुआ है वो सेकेंडरी सेक्टर में बड़ा अच्छा काम हुआ है। रोड बना, सड़क बना, बिजली बना, स्ट्रीट लाइट लगा, अस्पताल लगा, जो भी बना रहे हैं हम लोग, सब इंफ्रास्ट्रक्चर में जा रहा है। और जब ये बनेगा, अब मेट्रो रेल बन रहा है, स्मार्ट सिटी बन रहा है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, बिल्कुल होगा। आज एक मैरीन ड्राइव बना दिया, इतना मेहनत करके बनाया ताकि आप घूम सके, तो लेबर फोर्स बढ़ा ना वहाँ। अब देख, वहां सिर्फ मैरीन ड्राइव नहीं बना है,
वहां एम्प्लॉयमेंट का एक अड्डा जनरेट हो गया है। गए हैं? हाँ यस सर। डेली जाते हैं? नहीं सर, डेली कोई साथी जाए भी नहीं करता है सर, नहीं तो हम डेली जाए ना। सवेरे जाइए, मॉर्निंग वॉक के लिए लोग जाते हैं, सवेरे भीड़ लगा रहता है, रात में भीड़ लगा रहता है, क्योंकि या तो पचाने जाएंगे या खाने जाएंगे, दो ही के लिए वहां पर जाते हैं लोग। नहीं चलिए, अच्छा एक चीज है, असहज क्यों होना है? निर्माण अगर हमारे लिए हुआ है तो प्रयोग भी हम ही करेंगे। दुनिया में हर काम गलत नहीं होता है, आपका नजरिया गलत हो जाता है, देखने का तरीका, सोचने का तरीका। जब हम मरीन ड्राइव का नाम लेंगे तो हमारे फैमिली हर रात, मतलब रविवार की रात को हम लोग जाते हैं वहां। हम तो नहीं जाते हैं लेकिन बाकी लोग जाते हैं। वो घूमने टहलने का एक तरीका है। टूरिज्म प्लेस क्यों विकसित किया जाता है? क्यों अयोध्या में निर्माण हो रहा है? क्यों सरदार पटेल की मूर्ति का निर्माण हुआ? क्यों? ताकि टूरिज्म प्रमोट हो सके। और आपको पता होना चाहिए, डिप्रेशन में जो व्यक्ति आता है, अकेले रहे रहे रूम में आता है। अब दिन भर रात भर हम अकेले रूम में बैठे हुए, दिमाग में गलत सही सवाल जवाब उत्पन्न होगा। उससे अच्छा है कि आप इंगेज हो। इसलिए हम रात में वीडियो बनाना शुरू किए हैं। रात में जो हम झूठ मूठ का सीरियल और टीवी देखते रहते हैं, उससे मुक्ति मिल जाएगा। तो ये एक तरीका है। सीरियल मेरा मजबूरी है, और बाकी चीज अपने देखते हैं, क्या कि घर जाते हैं तो मम्मी वही लगाए रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये विनिर्माण में एम्प्लॉयमेंट जनरेट कैसे कर रहा है? सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर और प्राइमरी सेक्टर कैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है? तो एक आइडिया हमको लग गया। क्या पता है? प्राइमरी सेक्टर 47% के आसपास एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है, सेकेंडरी सेक्टर 25% के आसपास एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है, टर्सरी सेक्टर 26% के आसपास एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है। ये डाटा हमारे लिए काफी, ये डाटा हमारे लिए काफी। लेकिन ये याद नहीं रहेगा, ये मत सोचिए कि हमारा याद रह जाएगा जिंदगी भर, नहीं याद रहेगा। ये बार बार जब रिवाइज कीजिएगा ना, तब याद रहेगा। यही बात यहां पर दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा इसको। ये सारा वही बात है जो ऊपर पढ़ाए हैं। अब आता है कि राज्यों के बीच तुलना कर रहे हैं कि बिहार स्टेट कहां पर है, बिहार स्टेट कहां पर है। देखिए, अगर हम अपने आप को कह रहे हैं कि हम लगातार आगे की ओर बढ़ रहे हैं, तो हमको दूसरे स्टेट को देखना होगा कि भैया तुम कहां खड़ा हो और हम कहां खड़ा है। अगर आप वहां खड़े हैं और हम यहां खड़े हैं, यानी आप अगर विकास दर आपका 2% है और हमारा 10% है, तो हमें ग्रोइंग पावर ज्यादा है, यानी आगे बढ़ने की क्षमता ज्यादा है। कल तक हम पीछे थे लेकिन आज आगे। वो अफ्रीका वाला जो एक कहानी बताए थे, शायद किसी किसी को याद होगा, कि जहां कल तक संभावनाएं नहीं थी, आज ज्यादा संभावना है। क्यों? क्योंकि कल तक वहां विकास नहीं हुआ था, आज विकास होने की संभावना बढ़ रहा है। ये बात को समझे? किसी के संदर्भ में, जैसे हम एक बात बताते हैं, आप आज IAS बन गए, नेता बन गए, पैसा खूब सारा आ गया, तो क्या अब आगे बढ़िएगा? कांस्टेंट। और हम अभी बेरोजगार, निठल्ला, एकदम आवारा जिसको कहते हैं टाइप के लोग हैं, और आज हमारे पास कोई एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं है। लेकिन कल क्या हो सकता है? कल हम नेता बन सकते हैं और उसका नाम PM मोदी हो सकता है। हो सकता है, नहीं हो सकता है? क्योंकि हमें पावर है, क्योंकि हम अभी स्टेबिलिटी पर नहीं गए हैं। तो बिहार का विकास दर बहुत पीछे था, हमें प्रोग्रेस हुआ नहीं था। तो अब संभावना क्या है? बहुत ज्यादा है कि हम आगे बढ़ सकते हैं। और इतना ज्यादा है कि पूरे भारत में सबसे ग्रोइंग स्टेट कौन है? हम, है ना? बात सही। तो हम बोलते हैं ना कि अमेरिका में तो ग्रोथ रेट है ना 1% है, 2% है, हमारा तो 8% है। कोई बड़ा बात नहीं है, वो वहां पहुंच चुका है जहां आप जाने के लिए अभी कसरत कर रहे हैं, व्यायाम कर रहे हैं, है ना? चलिए आगे बढ़े। हाँ चलिए, देख चुके हैं। यहां पर एक डेटा आपको दिखाते हैं, उससे आपको आइडिया लगेगा। ये डेटा देखिए, कंपैरिजन करना है तो स्टेट के बीच कंपैरिजन करेंगे। कुछ स्टेट का डाटा उपलब्ध नहीं हो पाया है था जब तक ये इकोनॉमिक सर्वे बन रहा है, कुछ स्टेट का डाटा हमारे पास था, तो उसके आधार पर कंपैरिजन हम कर रहे हैं। कंपैरिजन कैसे कर रहे हैं? तो देखिए, हम लोग के आंध्र प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, गुजरात है। चलिए भाई, गुजरात से कंपैरिजन कर लेते हैं। हालांकि इसका स्थिति ये है, बस मोदी जी के नाम पर ये चल रहा है ना। चलिए, बिहार में देखिए 2021 में 26,820, 28,000। अच्छा, ये है क्या? पहले ये देख लीजिए, ताकि ऊपर वाला हेडिंग नहीं ना देखे आप।
ये कहता है 2011-12 के स्थिर मूल्य पर देश के बड़े राज्यों में प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद कितना है, मतलब आपका जीएनपी कितना है प्रति व्यक्ति के आधार पर, प्रति राज्य की बात किया जा रहा है। तो यहाँ देख रहे हैं बिहार का जीएनपी कितना है, तो 2022-23 में आकर 31,280 रुपया हो गया है। और आंध्र प्रदेश का कितना है, 1,23,526। कहाँ हम हैं प्रति व्यक्ति के आधार पर, तो हम बहुत पीछे हैं। अच्छा, हमको कंपेरिजन करना तो अपने भाई साहब से कर लेते हैं। हमारा भाई कौन है, झारखंड। झारखंड का कहाँ दिखाई दे रहा है, कहीं ऊपर है, नहीं है। देखिए, अरे वहां तो कुर्सियां बचाने में लगे हैं सब, अभी तो मुख्यमंत्री ही बदल रहे हैं। हमारे यहाँ देखिए, हमारे यहाँ जो है इंस्टेंट प्रोसेस है, नूडल है, एक के दिन में कुर्सी चेंज। अब किसी यहाँ 5 दिन 8 दिन लग जाता है। तो नीतीश कुमार में यही तो उपलब्धि है, विकास बहुत जल्दी, हाँ तुरंत विकास कर जाते हैं। चलिए मध्य प्रदेश से मिलाते हैं। मध्य प्रदेश का स्थिति 65,023 रुपया, हमसे कहीं ज्यादा है। इसी तरह हम उड़ीसा की बात करते हैं, कहीं ज्यादा है, जबकि उड़ीसा में पिछड़ापन बहुत ज्यादा है, तब भी उनका ग्रोथ, उनके यहाँ प्रति व्यक्ति हमारे यहाँ से ज्यादा है जीएनपी। जो भी रहे, देखिए उस पर बात नहीं कर रहे, हम है ना पिछड़े हुए, ये डाटा दिखा रहा है। वो कारक बहुत सारे हो सकते हैं। हम कहेंगे नहीं हमारे पास जनसंख्या ज्यादा है तो हम नहीं उससे कमा सकते हैं क्या। भारत जब विश्व गुरु बनने की बात करता है, वर्ल्ड पावर की बात करता है, सुपर पावर की बात करता है, किसके दम पर करता है, उद्योग धंधे के दम पर नहीं, ह्यूमन रिसोर्स के दम पर। हमारे पास सबसे बड़ी जनसंख्या है भाई। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। मूल्य और मुद्रास्फीति, देखिए कहा जाता है कि जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं ना, मूल्य बढ़ते जाता है वस्तु का। और ये क्यों बढ़ते जाता है, क्योंकि उसमें मुद्रास्फीति जुड़ते चला जाता है। जैसे जैसे आप इन्फ्लेशन जोड़ते जाएंगे, आपका वस्तु का मूल्य बढ़ते चला जाएगा। अब देखिएगा, सामान्यतः जब फसल का सीजन नहीं रहता है तो कुछ वस्तु का मूल्य 60 रुपये 70 रुपये किलो चला जाता है। यही फूल गोभी जो आजकल मारे फिर रही है 10 रुपया के चक्कर में, यानी 10 रुपये का एक फूल गोभी मिलता है। और ये फूल गोभी हम 2-3 महीना पहले 60 रुपया 70 रुपये में खरीद कर खाते थे, और उसका स्वाद बड़ा अच्छा लगता था, क्योंकि महंगा सामान अच्छा लगता है। ये क्यों होता है, क्योंकि वैल्यू एडिशन होते चला जाता है। गोभी को 1 साल तक बचा के रखा है तो उसको डीप फ्रीजर में रखने में पैसा लगा है कि नहीं लगा, प्लस ऑफ सीजन में आपको वो जो वस्तु मिल रहा है तो उसका पैसा भी वो ज्यादा लेगा, क्योंकि आपको ऐसे सीजन मिल रहा है जहां नहीं मिल रहा है वस्तु बाकी सारी। तो ये बात यहाँ पे बोल रहा है, ये देखिए, मूल्य में परिवर्तन आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित करते, क्योंकि खपत, बचत और निवेश से संबंधित निर्णयों पर असर डालते हैं। देखिए कहते हैं कि जैसे जैसे आपका मूल्य बढ़ रहा है या घट रहा है, यह प्रभाव दिखाता है मुद्रास्फीति। अगर बढ़ रहा है तो मुद्रास्फीति का भाव बढ़ रहा है। मूल्य क्या हो रहा है, पैसे का मूल्य मुद्रास्फीति में क्या होता है, घट जाता है, घट जाता है। वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है। तो मुद्रास्फीति और मूल्य एक दूसरे के साथ साथ चलते हैं, अपोजिट वे में चलते हैं। एक बढ़ेगा तो एक घटेगा, एक घटेगा तो एक बढ़ेगा। तो ऐसे काम होता है अर्थव्यवस्था में, क्योंकि अर्थव्यवस्था किस पर काम करता है, डिमांड और सप्लाई पर। डिमांड और सप्लाई पर, अगर डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है तो क्या होगा, महंगाई होगा। फिर से कंसेप्ट को सुने, डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है तो क्या होगा, महंगाई होगा। डिमांड कम है सप्लाई ज्यादा है तो सस्ता होगा। ठीक है, इसमें ज्यादा वो समझाने का नहीं है जिससे आपको क्वेश्चन पूछे, ये सिर्फ डाटा है। देखिए जब आप पढ़ेंगे ना मुद्रास्फीति, तो उसमें 2 आधार पर निकालते हैं, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और थोक मूल्य सूचकांक। वो उसमें पढ़ लीजिएगा, यहाँ कोई जरूरत नहीं। ठीक, क्षेत्रीय विषमता हमारे यहाँ, अब यही बात कल बता रहे थे, पेट्रोल के आधार पर, डीजल के आधार पर, गैस के आधार पर और लघु बचत के आधार पर। इससे हम बिहार के क्षेत्रीय विषमता, रीजनल डाइवर्सिटी को दिखा सकते हैं, नहीं दिखा सकते हैं। हम पटना में पेट्रोल का उपयोग ज्यादा हो रहा है, सबसे रईस जिला पटना है और सबसे गरीब जिला पूर्णिया है, तो हम आर्थिक विषमता को दिखा सकते हैं, असमानता को दिखा सकते हैं ना। और यही बात यहाँ पर प्रेजेंट किया गया। देखिए कल ही बताए थे, देख लीजिए,
कैसे ना, उसमें बॉक्स में दिया हुआ है, ये देखिए, कहता प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद 2011-12 के अनुसार से सबसे समृद्ध जिले कौन है? तो पटना है। कल ही पढ़े हैं, याद है कल का सेशन या नहीं है? कल पढ़े हैं। उसी तरह पेट्रोल के आधार पे, उसी तरह डीजल के आधार पे, उसी तरह रसोई गैस के आधार पे। ये याद कर लीजिएगा। इससे क्वेश्चन पीटी में, अभी जब ये पूरा इकोनॉमिक सर्वे समाप्त होगा तो एक दिन मेंस का टेस्ट, एक दिन पीटी का टेस्ट, टोटल 50-100 क्वेश्चन के आसपास देंगे और उसको आपको बनाना होगा। हो जाएगा। पहले ही मुंह बनने लगता है। पानी कहाँ गया? हाँ, पीछे पीछे, गप नहीं। हम भी थक जाते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं थकते हैं। बोलना बड़ा आसान काम नहीं है। आप बैठे बैठे थक जाते हो, समझते हैं, लेकिन एक मूवी 3 घंटे का होता है। कोई हमारा सांस भी रोक के दिखा दे तो नहीं ना होता है। तो आपको तो इतना हंसाते, खिलाते, घुमाते पढ़ा रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा स्ट्रेस तो कम ही होता। और लगातार पढ़ाएं बिना कुछ हंसाए उसाए तो आप देखिए कितना ज्यादा स्ट्रेस हो जाएगा, दिमाग तो तुरंत खचपच होने लगेगा। चलिए, तो यह पढ़ लीजिएगा, हो जाएगा। कल भी पढ़ा चुके हैं इसको, ऑलरेडी एक बार पढ़ा चुके हैं। ये डाटा ही तो है, डाटा ही तो याद करना है। 1-2-3 बात इसमें याद रखेगा। टॉप 3 स्टेट, इसमें सबसे ज्यादा जैसे पटना का है तो प्रति व्यक्ति आय कितना है पटना का, ये भी याद रख लीजिएगा, ये भी जरूरी है, ये सारा जरूरी होता है। ठीक, अब देखिए यही तो बोल रहा है कि सारा यूनिट का दिया हुआ है इसमें, कि पहला में क्या दिया हुआ है, दूसरा में क्या दिया हुआ है, तीसरा में क्या दिया हुआ है, आपके काम का है नहीं। ये तो जैसे जैसे यूनिट बढ़ते जाएंगे हम लोग अपने आप पढ़ते जाएंगे। अब सबसे नीचे आ जाइए, ये है ना, आइए, जो आप बिहार ज्योग्राफी में पढ़ेगा ना वो इसमें थोड़ा सा दिया हुआ है, बस देख लीजिए। कहता है कि क्षेत्रवार आर्थिक गतिविधि। क्षेत्रवार आर्थिक गतिविधि मतलब क्या होता है? रीजनल इकोनॉमिक एक्टिविटी। जैसे पटना का जो एक्टिविटी होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी होगा, वो रोहतास या फिर मुंगेर या फिर पूर्णिया के एक्टिविटी से अलग होगा, नहीं होगा। हमारे यहाँ शहरीकरण ज्यादा है तो हमारे यहाँ शहरी आधारित गतिविधियां ज्यादा होगा। पूर्णिया में ग्रामीण अर्थव्यवस्था ज्यादा है तो वहाँ ग्रामीण एक्टिविटी ज्यादा होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी ज्यादा होगा। तो रूरल इंडिया और अर्बन इंडिया में बहुत ज्यादा अंतर है। रूरल इंडिया जहां भी परंपरागत ट्रेडिशनल सोसाइटी को मेंटेन किए हुए है, वहीं जो मॉडर्न इंडिया है, जो अर्बन इंडिया है, वो मॉडर्न इंडिया को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ आवश्यकताएं कुछ और है, वहां आवश्यकताएं कुछ और है। वहां कृषि कार्य से संबंधित गतिविधियों से संबंधित चीजें मिलती हैं, चाहे उर्वरक मिल रहा हो, चाहे ट्रैक्टर मिल रहा हो, चाहे इस तरह की गतिविधियां। लेकिन जब शहर में आइएगा तो यहाँ चकाचौंध लाइफ, यहाँ मॉल प्रवृत्ति है। मॉल प्रवृत्ति है जहाँ आप उस तरह की एक्टिविटी में संलिप्त तो होते हैं। लेकिन गांव में मॉल है, मॉल के नाम पर एक बाजार है और बाजार में हम जाते हैं, हाँ जी 5 रुपये किलो ना, 2 रुपये से ज्यादा ना देवो। और मॉल में आप जाके खुद ही दे के आते हैं, ना सिर्फ खाते हैं बल्कि टिप्स भी दे के आते हैं। और वही होटल में जाते हैं तो 50 रुपये में 5 बार नाक मुंह ऐंठते हैं। तो अलग है कल्चर, बिल्कुल कल्चर अलग है। हम दिखावे के नाम पर खर्च करने को तैयार हैं और वही गांव बचावे के नाम पर हर तरह के एक्टिविटी करने को तैयार है कि हम खर्च कम से कम करें। तो दोनों सोसाइटी में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो शहरी, और ये बात आगे यहां से बढ़ते हैं। कहना है कि बिहार देश के पूर्वी भाग में अवस्थित समुद्र तट रहित राज्य है। हमारे मुख्यमंत्री से पूछा गया कि भैया काहे आपके राज्य में विकास नहीं हो रहा है? तो आई जी आपको पता नहीं है कि हमारे यहाँ समुद्र नहीं, हमारे जैसा गुजरात जैसा रहता तो कब का हम प्रधानमंत्री बन गए होते। नहीं, तटीय इलाका रहने से ग्रो ज्यादा होता है ना, पैसा ज्यादा आएगा, आप ज्यादा दीजिएगा। ऐसे ही पूरा मीडिया हाउसेज है जो हमारे मोदी जी के पीछे पड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि वो जहां से बिलोंग करते हो, जहां से आए थे, वो एरिया इंडस्ट्रियल एरिया है। अब बिहार में नीतीश कुमार जी पर कोई पैसा क्यों लगाएगा? क्या फायदा है बिहार में? इंडस्ट्री भी खोलेगा तो उस पर भी ज्यादा ही ज्यादा सेंसन लगाया जाता है, रंगदारी तो अलग ही, टैक्स भी लगाया जाता है। ठीक, यही बात एक क्वेश्चन आया हुआ था बिहार में कि बिहार का क्षेत्रफल कितना है। 90% लोग गलत। क्यों गलत? क्योंकि हम सोच में नहीं किए थे कि इतना आसान डेटा दे देगा।
तो आसान डेटा भी देता है बिहार में, ठीक है। ये क्षेत्रफल के लिहाज से बिहार का 12वां स्थान है। 13वां कहीं कहीं लिखे हुए देखते होंगे, तो इकोनॉमिक सर्वे कह रहा है आपका 12वां स्थान है, ठीक है। उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार दो भागों में बटा हुआ गंगा नदी के द्वारा, और हमारी जलवायु उपोष्ण जलवायु है, और यहाँ 4 मौसम होता है, ठंडा, गर्मी, जाड़ा और बसंत, ठीक। वर्षा, ठंडा, गर्मी, अच्छा ठंडा गर्मी, ठीक। बरसात तो बोले, ठंडा गर्मी बरसात तो बोले, तो गड़बड़ क्या बोले, वर्षा को तो बरसात ही ना बोलते हैं, बरसात मतलब वर्षा ऋतु बोला जाता है, ठीक है। चलिए, 9 प्रमंडल 38 जिले, ये सब पढ़ लीजिएगा, हो गया आपका पहला यूनिट यही। पहला यूनिट में मूलतः क्या था ये समझिए। पहला यूनिट में ओवरऑल अर्थव्यवस्था को दिखा रहा था, और ओवरऑल अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, 3 ही होता है, और ये तीनों के बारे में बताया। साथ ही हमारे श्रम बल को लेकर बात किया कि हम लेबर फोर्स को कहाँ ज्यादा लगाए हुए हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का माध्यम क्या है हमारे यहाँ, तो हमने देखा प्राइमरी सेक्टर में ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, रोजगार वृद्धि वहां ज्यादा हो रहा है। इधर इधर कुछ खा रही है, मुंह में तुम्हारे कुछ है, चलो कोई बात नहीं, खाते रहो, पढ़ते रहो, लेकिन पढ़ते रहो, ठीक है। तो ये था हमारा यूनिट। कल से हम दूसरा यूनिट में चलेंगे। फिर दूसरा यूनिट मूलतः पीटी को लेकर है, तीसरा यूनिट में चल लेंगे, कृषि को लेकर है शायद। तीसरा यूनिट देखिए तो क्या है, किसके पास है, शुरू में देखिए तीसरा यूनिट क्या है, लाए हैं आज, अच्छा किया, बाहरी भरकम चीज नहीं लाना चाहिए। नहीं, आप उसमें से शुरू का 50 पेज हटवा दीजिएगा, वो किसी काम का नहीं। लेकिन अच्छा, जब पूरा यूनिट ही पढ़ा रहे तो पूरा ही करवाना होगा। तो बतिया तो बराबर है, कान ऐसे छुए चाहे ऐसे छुए, बात तो कान ना छूना है। जैसे जैसे हम पढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे करवाते ही जाएंगे आप। भाई बचाने के चक्कर में दिन भर लगा रहते हैं इन लोग, कितना बचाएगी पता नहीं। देखिए कितनों बचाइएगा, लेकिन सक्सेसफुल नहीं होइएगा तो बचत किसी काम का नहीं। और हार्ड कॉपी आपके पास रहना चाहिए। आप लोग सब कृषि है ना, हाँ कृषि है, सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट यही है। हालांकि हम मानते हैं कि इससे भी अच्छा यूनिट आपका मानव संसाधन वाला है, पर्यावरण वाला भी है, लेकिन सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही सेक्शन से आता है, एग्रीकल्चर सेक्टर से। 2 दिन में उसको समाप्त करेंगे, 1 दिन में नहीं समाप्त करेंगे, 2 दिन में समाप्त करेंगे। एग्रीकल्चर सेक्टर अगर आपको भी पढ़ के आना होगा तो आप भी पढ़ के आ जाइएगा। ऐसे हमको पूरा विश्वास है कि आप इतना धनुधारी हैं कि आप पढ़िएगा नहीं। और कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। कोई क्वेश्चन? सब बैग सरियाने लगे। आप उनको बोलिएगा कि हमको निकला हुआ मत दीजिए, या देखिए कुछ दुकान वाले शुरू का 50 पेज नहीं निकालते हैं, तो वो देख लीजिए, वो तो आपका काम, जिरोक्स नहीं करते हैं ना। अच्छा, आप ये बोल रहे हैं 600 पेज हम पढ़ाने को तैयार हैं, तो आपको लेने में इतना दिक्कत है, क्यों नहीं ली है अभी तक? हाँ, कोई नहीं लिया है। कम से कम पढ़ने वाले से उम्मीद। नेहा तो कंजूस है ना नेहा? अभी तुम